लोगों का वेलकम है इस पार्टी में। और भाई जी का भी बहुत बहुत थैंक्स है कि भाई जी ने आज इतना अमूल्य समय निकाल कर हम कुमारों से जुड़े भाई जी। तो भाई जी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। भाई जी 2008 से ज्ञान में है। और ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि भाई जी 2002 से। जो योग 2002 से थी। और आपने पूरा जो आईटी डिपार्टमेंट है जो बाबा का, वो बहुत अच्छे से बाबा का आपने संभाला है। और जो बाबा कहते हैं मुरलियों में कि योगी बनो योग्य बनो, तो मैं समझता हूँ कि वो टाइटल आपने कहीं ना कहीं बहुत बेखूबी निभाया है और आप निभा रहे हैं। और भाई जी करेंटली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर हैं एट इनर स्पेस सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही आईटी आईटी का ध्यान रखता है। और राजू का मेडिटेशन प्रैक्टिशनर भाई जी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। और भाई जी ने एक जो ये एसोसिएशन है जो मॉरल वैल्यूज का ध्यान रखता है, टच द लाइट, इसमें जो यूथ है उनके लिए इंफॉर्मेशन और एजुकेशन और कम्युनिकेशन का बहुत बहुत भाई जी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भाई जी जो प्रोजेक्ट रहते हैं यूथ विंग में, मीडिया विंग में, मीडिया विंग जैसे हम देखते हैं जो बाबा की बहुत ही अच्छी न्यूज़ उसमें आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आता है उसमें भाई जी पार्ट लेते हैं। तो भाई जी प्रिपेयरिंग करते हैं न्यूज़ रिलीज फॉर वेरियस प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और आईटी में भाई जी का बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा रहता है। और जैसे कि आजकल जो टाइम चल रहा है, जो डिजिटल टाइम चल रहा है, उसमें जो बाबा की सेवाएं घर घर पहुंच रही हैं, उसमें जो एक स्पीकर्स का जैसे कॉरल ड्रो और फोटोशॉप का बहुत बड़ा रोल है आजकल, तो उसमें भाई जी ने काफ़ी अच्छी महारत हासिल की है। और भाई जी का अगर प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात की जाए, तो भाई जी ने बहुत इंडस्ट्रीज में जैसे कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में और कैपजेने में जो आईटी कंपनी है बहुत अच्छी, उसमें भाई जी ने काम किया है। और भाई जी ने जो इनर स्पेस, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनर स्पेस सेंटर फॉर मेडिटेशन सेल्फ डेवलपमेंट में भाई जी ने एज अ फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइन एंड वेबसाइट डिज़ाइन भाई जी करते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महारथी हमारे साथ हैं। और भाई जी अपने आप में एक मोटिवेशनल वो है। तो जैसे जब आई वॉज गोइंग थ्रू द इंट्रोडक्शन, तो आई वॉज जस्ट रियलाइजिंग कि आप कैसे अपने टाइम को और अपनी सेवाओं को कोरिलेट कर सकते हैं। दैट वाज वेरी वंडरफुल थिंग। और अब मैं भाई जी से अनुरोध करूँगा, अब आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उससे हम भाइयों का जो कुमार है उनको किसी अच्छे से हम मोटिवेट करें, ताकि हम आपसे एक इंस्पिरेशन ले सकें कि कैसे हम इतनी सारी चीज़ें हैं लाइफ में, कैसे हम उनको इंडक्ट कर सकें। और जो ये ज्ञान का और जो अलौकिक का जो बैलेंस है तो आपने सीखा है अपनी लाइफ से, तो उससे हमें मोटिवेट करें। और आपने विदेश में भी बहुत काम किया है। आपकी जो बहुत सारी कंट्रीज हैं उन्होंने आपने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो एक जैसे हम इंस्पायर होते हैं कि बाबा के राइट हैंड, उसमें आप निकल के आए हैं, तो यू आर अ रियल कुमार हु जॉइन द ज्ञान विद सो मच ऑफ मोटिवेशन। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि एक हमारे सामने एक रोल मॉडल है कि आप डिजिटल से भी जुड़े हुए हैं और कैसे डिजिटल को अपनी लाइफ में यूज करके आगे बढ़ना है।
तो आई विल नॉट टेक मच टाइम, और अब मैं भाई जी को माइक देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अपना जो इंट्रोडक्शन है, वो जो हम उनसे इंस्पायर हुए हैं, वो जो आपका एक्सपीरियंस है लाइफ का, कुछ शब्दों में हमें एक यात्रा पे लेके चले। और सो सभी भाइयों का बहुत आभार, और अब भाई जी से रिक्वेस्ट है कि भाई जी शुरू करें। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सभी कुमारों को, जो भी भारतवर्ष से जुड़े हैं, सभी कुमारों को ओम शांति। और थैंक्स रोहित भाई पांडव भवन का, जिन्होंने ये इनविटेशन हमें दिया और इस तरह का भट्टी कर रहे हैं आप सभी। मुझे पता चला कि पूरा वीक जो है आप लोग प्रोफेशन में रहते हुए, घर में रहते हुए, और इस पैंडेमिक जो सिचुएशंस है उसके अंदर भी कुछ नवीनता कर रहे हैं। जैसे दादी प्रकाश मणि बोलती थी, कुमार मतलब न्यूनेस, कुमार मतलब एडवेंचर, कुमार मतलब एक नयापन, एक इंतजाज मर्जील आपके साथ रहता है। और उस ओनली बिकॉज ऑफ बाबा, क्योंकि बाबा इज अ बैकबोन इज यूथ लाइफ। तो मैं समझता हूँ आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं बधाई देता हूँ। और कहीं ना कहीं इस भट्टी का मतलब फ्रेगनेंस मुझे आप सभी के चेहरे से आ रहा है। तो ये भी एक बहुत ही खुशनुमा पल है इस लॉकडाउन में, जो कि हम लोग घर बैठे ही कुमार अपना सेवा भी कर रहे हैं, लौकिक दुनिया को भी संभाल रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, और इस तरह की भट्टी भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दिस इज वंडरफुल। तो मुझे सरप्राइजिंग लगा और अच्छा है। कुमार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं तो समझता हूँ बाबा ने आपको तन भी दिया है, मन भी दिया है और धन भी दिया है। तो हर तरह की सेवाओं में आगे रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। इसी श्रेणी में बाबा ने मुझे भी, ये कहानी शुरू होती है, मैं थोड़ा बैक ले जाऊंगा 1999 में मैं दिल्ली शहर महानगर में 26 जनवरी की परेड देखने के लिए एक उत्सुकता होती थी। मैं तीसरी क्लास के, मेरे पापा जी पढ़ाते थे हिंदी की किताब, तो उसमें हमारे सरकारी स्कूल के तीसरी क्लास के सिलेबस में, एक तीसरी या चौथी क्लास के सिलेबस में एक लेसन हुआ करता था 26 जनवरी की परेड। तो बचपन से ही था कि मैं पापा को बोलता था, अपने जो लौकिक फादर है, कि पापा मुझे दिल्ली में जाकर ये जो आप बता रहे हो 26 जनवरी की परेड कैसे होता है और ये जो एक्सप्लेनेशन किताब में दिया हुआ है मुझे देखना है। तो पापा बोलते थे ठीक है जाओगे बेटा, अभी छोटे हो, बहुत बड़े हो तो जाओगे। तो ऐसे ही वो मन में एक ब्लूप्रिंट्स रह गया कि मुझे जाना है करके। और सौभाग्यवश 1999 में 1999 मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम देने के समय किसी वजह से बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और मैं दिल्ली, वो जो एक लड़का था छोटा सा 16 साल का, वो दिल्ली महानगर, एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली महानगर 26 जनवरी की परेड देखने के लिए जाता है। और वहाँ पे वो 26 जनवरी की परेड भी देखता है और साथ साथ एक सपना भी बुन लेता है कि आने वाले कल में मैं हायर एजुकेशन दिल्ली में ही करूँगा। ये बात है आज से 20 साल पहले की। और मैं फिर वापस आता हूँ दिल्ली का पूरा भ्रमण करने के बाद, महानगर का बाद, और मैं 12वीं क्लास फिर से पास आउट करने के बाद सीधा मैं दिल्ली महानगर अपने हायर एजुकेशन, एक डॉक्टर बनने का सपना, क्योंकि मैं बायो से पढ़ा और बायो में भी फर्स्ट डिवीज़न लाया। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए और बहुत सारी परिवार की आशाओं को लेकर मैं महानगर की तरफ प्रस्थान किया। दिल्ली जैसे महानगर आप समझ सकते हैं, छोटे से गांव और शहर से निकल के जब हम दिल्ली जैसे महानगर में जाते हैं तो एक अजीब सी हलचल होती है माइंड में, और एक अजीब सी मतलब क्या बोलते हैं उसको, उस समय जो एज होता है 16 और जो 25 का जो एज होता है 20 का, उसमें एक आपका बौद्धिक विकास भी होता रहता है, बुद्धि का, शारीरिक विकास भी होते रहते हैं। और उस समय दिल्ली जैसे महानगर में आप जाते हो तो एक जो अपनापन, गांव का एक जो फीलिंग है, जो फ्रेगनेंस है, शायद वो दिल्ली में मुझे नहीं मिल पाया। और मैं बिल्कुल हलचल में आ गया, और क्योंकि गाइडलाइंस नहीं था, डॉक्टर बनने का सपना था, मैं बायो साइंस से 12वीं क्लास पास आउट किया। लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं ड्रामा अनुसार वो नियत में, मतलब ड्रामा में नहीं था। तो किसी एक वजह से, दो वजह से, गाइडलाइंस ना मिलने की वजह से मैं डॉक्टरी की पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। और लौकिक मेरे मामा जी दिल्ली में थे तो उनके थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम था, तो उनसे उनके यहाँ रहने के लिए रहा। और कुछ दिन फिर मैंने, कंप्यूटर के ज़माना था, 2K जस्ट पास आउट हुआ था, और फिर 2002 में मैं दिल्ली पहुंचा। तो उस समय कंप्यूटर बहुत बूम पे था,
सारी कंपनी इंडस्ट्री दिल्ली में और नोएडा में एस्टेब्लिश हो रही थी और बहुत सारी आईटी कंपनी भी खुल रही थी, तो कंप्यूटर बहुत जगह सिखा रहे थे। तो मैं फिर मेडिकल की वो एक था मलाल छोड़कर कंप्यूटर सीखना शुरू किया और कंप्यूटर के क्षेत्र में मैं कंप्यूटर क्लास करना शुरू किया। समय लगभग 2003 का मार्च का समय था, जब होली का टाइम था और मैं अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से निकलकर किसी छोटा सा कंपनी के इंटरव्यू में जा रहा था, तो किसी ने मुझे गुब्बारे से हिट किया। दिल्ली में मुझे पता नहीं था कल्चर क्या है कि होली के पहले गुब्बारे में पानी भर के आपको मारते हैं बच्चे और जो होते हैं, तो मुझे वो कल्चर से अवगत नहीं था। मैं तो अपना रेडी होकर और इंस्टीट्यूट से निकला था कि चलो इंटरव्यू दे के आएंगे, लेकिन जैसे ही किसी बहन ने मुझे 3rd या 4th फ्लोर से मारा तो मेरे पूरे सामने यहाँ पे गीला हो गया पूरा शर्ट, और मैं थोड़ा गुस्से में आ गया थोड़ा कि एक तो इंटरव्यू के लिए जा रहा था और किसने मुझे मारा ऐसे, तो ये मुझे पता नहीं था। तो उसी समय जैसे ही उसने मारा और मैं देख ही रहा था कि क्या हुआ मेरे साथ, इसी कसम में था कि एक भाई एक पर्चा लेके आया मेरे पास और बोला, भाई जी यहाँ पे सामने ब्रह्मा कुमारी सेंटर में एग्जीबिशन लगा है, आप आइए देखिए। तो मैंने कहा, भाई जी एक तो मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, ऊपर से किसी ने मुझे मार दिया एक गुब्बारे से, पूरा शर्ट गीला हो गया, और आप बोले कि एग्जीबिशन समझो। ठीक है, मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर को जानता हूँ, मतलब देखा है इनका सेंटर, बिहार में बहुत बड़ा सेंटर है, और लेकिन ठीक है मैं आपका पर्चा ले लेता हूँ। रिस्पेक्टफुली मैंने उस पर्चे को जेब में रखा और मैं आगे बढ़ गया अपना शर्ट झाड़ते हुए दिल्ली की डीटीसी बस में सवार होकर अपना जो भी आगे का कारोबार था करने, इतना था और चला गया। और शाम को जब मैं आया तो घर के सबके ऊपर टॉप फ्लोर पे बैठा था और दिल्ली महानगर को देख रहा था, अपने आने का लक्ष्य को देख रहा था, जीवन की कई सारे क्वेश्चन थे जिसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और एक उमंग उत्साह था जीवन में। लेकिन वो एक जैसे होता है ना, बहुत सारी थॉट्स चल रहे थे लेकिन उसका एक वे नहीं था, एक रास्ता नहीं था जिस तरफ मैं जाऊं। तो एक कोई शेयर करने वाला, कोई केयर करने वाला नहीं था। तो वो एज आप समझ सकते हो, आप 16 एज, और वो भी गांव से निकल के महानगर में रहना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर मी। लेकिन उस समय एक दोस्त की तलाश रहती है, एक समय कोई रहता है कि चलो ये हमारे एज का कोई मिले तो हम शेयर कर सके, ऐसा कोई नहीं था मेरे पास दिल्ली से महानगर में। और मामा जी बिजनेसमैन थे तो उनको टाइम नहीं था, सुबह 8 बजे निकलना, रात को 11 बजे 12 बजे आना, कभी हाय हेलो हो जाता था, प्रणाम, बस इतना ही था। तो उस समय में ऐसा दौर चल रहा था और मैंने उस पर्चे को ऐसे निकाला, उज्जैन में ही था पर्चा, उसमें बहुत सारे 9-10 क्वेश्चंस लिखे थे उस पैम्पलेट में, जिसमें था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान से आपका रिलेशन क्या है, शिव और शंकर में अंतर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा से आपका रिलेशन क्या है, इत्यादि कई सारे क्वेश्चंस लिखे थे। उसमें से 2-3 क्वेश्चन मेरे को हिट कर गया, जैसे सृष्टि के रचयिता कौन है, और मुझे हमेशा क्वेश्चन उठता था, मैं वो ऐसा लड़का था कि जैसे चांदनी रात में मैं चांद से बात करता था क्योंकि कोई मिलता नहीं था, तो मैं छत पे बैठ के और चांद को बोलता था, चांद आप तो मुझे देख रहे हो, मैं भी आपको देख, तत्वों से मतलब, और आप मेरी बात को कम्युनिकेट कर दो गॉड से, मेरे पास ऐसा चल रहा है संकल्प। तो चांद से बातें किया करता था, तो कोई इंसान बात करने के लिए नहीं मिलता था। तो उस समय वो क्वेश्चन से मुझे हिट किया और मैं कुछ नहीं देखा आगे पीछे, सुबह का साथ भोजन किया हुआ था, मैं सीधे 4th फ्लोर से नीचे आया और मामी जी ने बोला कुछ खाना खा लीजिए, मैं कहा नहीं कुछ नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे लेके आना है, ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर में किसी ने दिया है मुझे। तो मैं दौड़ते हुए, वहीं दिल्ली पटेल नगर का जगह था, मैं दौड़ते हुए मार्केट में चला गया जहाँ सेंटर था, और वहाँ दीदी थी, आज कृष्णा बहन जी आप जानते होंगे, करुणा भाई के साथ जो सेवा देती हैं शांतिवन में, वो मेरी टीचर रही हैं। तो वो टीचर थी उस समय में, और उन्होंने मुझे 7 डेज कोर्स नहीं, 7 डेज क्या, मैंने 15 डेज में कोर्स किया, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट था तो क्वेश्चन बहुत करता था। तो एक शुरुआत हुई, जिंदगी का पहला जो दोस्त है वो खुदा दोस्त ही मिला। और फिर मैं मेडिटेशन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए रोज सवेरे उठकर और फिर अपना इंस्टीट्यूट जाता था, कॉलेज जाने से पहले, इंस्टीट्यूट जाने से पहले सेंटर जाता था और मेडिटेशन करता था। मुरली में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, उस सेंटर पे कोई कुमार आते भी नहीं थे उस समय, सब बूढ़ी माताएं और भाई लोग आते थे बुजुर्ग। तो मैं ही एक 16-18 साल का लड़का था जो कि सेंटर जाता था, तो मुझे लगता था मुरली मतलब वो बूढ़े लोगों के लिए होगा, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो अपन मेडिटेशन करते थे और सीधा अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूट चले जाते थे। शाम को आते थे थके हुए कहीं से, तो सेंटर ही जाते थे, पहले बाबा से बात किया, और वो उस समय कैसेट आता था उषा दीदी की और सीलू दीदी की, फरिश्ता स्वरूप का प्रैक्टिस कैसे करे, आप उड़ गए वतन में, ऐसे करके बहुत सारे कमेंट्री आती थी, तो मैं उसको लगा लगा के सुनता रहता था। तो मुझे बहुत आनंद आता था, उसमें एक रिलैक्सेशन था, उससे लगता था कि कोई मुझे सुन रहा है, कोई मुझे मेरी बात को सुन रहा है। तो एक दोस्त की फीलिंग परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की, और वो एक दौर था। और उस दौर के बाद हम
फिर ज्ञान में आए, फिर रजौरी गार्डन सेंटर पे भी क्लास किया, रुक्मणी दादी का भी पालना लिया। उसी समय ORC का इनॉग्रेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने किया। डॉक्टर कलाम की हमने एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, वो पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं ORC में गया तो उनको फेस टू फेस देखा तो बहुत उमंग उत्साह आया। फिर ORC बना तो मिनी मधुबन हमारे दिल्ली को एक गिफ्ट मिला। तो वहाँ पे बहुत सारी, जब ज्ञान में शुरुआत में ही बहुत कुछ मिला, और करते करते फिर मैंने BCA किया, लौकिक जो डिग्री होती है। फिर मैंने एक डिप्लोमा कोर्स किया डिजाइनिंग का। फिर मैंने 2 साल का एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी का कोर्स किया, ग्लोबल टेक्नोलॉजी GNET चलता था उस समय, तो मैंने टाटा इन्फोटेक से GTech किया। ऐसे करते करते लौकिक भी सारा बैलेंस रखा, क्योंकि परिवार की ज्ञान में आने के बाद एक नया जो चैलेंज मेरे लिए था कि लौकिक घर में पता चले तो क्या कहेंगे कि तुम तो गए थे पढ़ाई करने, तुम तो गए थे एक ड्रीम लेकर, और तुम ब्रह्मा कुमारी में जा रहे हो। तो ये सब मुझे मतलब डर लगता था कि लौकिक फैमिली मुझे कहीं किसी बात के लिए दोष ना दे, क्योंकि घर का बड़ा बेटा था। तो गार्जियंस के मिडिल क्लास फैमिली से जो पैसा मिलता था उसी से सारा मैनेज करता था। मुझे डर था कि बहुत चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर से शुरुआत करो और बैलेंस लौकिक और अलौकिक लाइफ का हमेशा बचपन से ही, ज्ञान के बचपन से ही रहा कि कभी डिसर्विस ऐसा ना हो कि फादर और मदर से कंप्लेन मिले, और कभी डिसर्विस ऐसा नहीं मिले कि बाबा से मुझे बाबा के सामने बैठने का मन न करे। तो दोनों को बैलेंस करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन द मल्टी मेट्रोपॉलिटन सिटी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया, बाबा ने बहुत हेल्प किया। करते गुराते मैं फिर ग्रेजुएशन पास हुआ, फिर मैंने प्रोफेशनल लाइफ अपनी शुरू करी। साथ साथ बाबा का ज्ञान, बाबा की पालना, और साथ साथ बड़े भाई बहनों की पालना मिलती रही। और फिर वो समय कैसा गुजर गया पता ही नहीं चला। और लगभग 2002 से लेकर 2016 तक हमने लगभग 2004 से मैंने जॉब शुरू करी, और मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा। बहुत सारी अच्छी कंपनियों में काम किया, और एक डाटा एंट्री और MIS एग्जीक्यूटिव से बाबा ने मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया। ये भी एक सपना था जो मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं MIS एग्जीक्यूटिव, एक्सेल सीट में खेलने वाला एक लड़का, कभी सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे क्लाइंट्स को हैंडल करूंगा। इंग्लिश बोलने नहीं आता था। एक बिहार हमारे लिए सबसे बड़ा वो था कि बिहार से निकला था, तो बिहार में 6ठी क्लास में ही इंग्लिश शुरू होती है, ABCD शुरू होती है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ा था तो इंग्लिश बोलने नहीं आता था। वो मैं इंटरव्यू में जाता था बड़े बड़े कंपनियों में, नेहरू प्लेस, कनाट प्लेस, कहाँ नोएडा, और वो मैडम बोलती थी वहाँ पे एक बहन की, प्लीज सबमिट योर रिज्यूमे एंड कम इन द कॉन्फ्रेंस रूम फॉर द बॉस इज वेटिंग फॉर यू। मैंने तो क्या बोल दिया इसने, मैं डर जाता था कि इसने कुछ बोल दिया और राउंड टेबल पे इंटरव्यू लेंगे, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं वॉशरूम के बहाने लिफ्ट लेता था और सीधे बाहर भाग आता था और हंसता था बाहर आके, आज मैं बच गया इंटरव्यू से, आज मैं बच गया। तो ऐसी हालात थी। और कभी कभी रेड लाइट क्रॉस करने में डर लगता था। दिल्ली में रेड लाइट होता था, मतलब रोड क्रॉस करने के लिए रेड लाइट, ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट, तो वो भी एक डर लगता था कि कैसे क्रॉस करेंगे। एक बड़ा अजीब सा, कि महानगर में कभी रहा नहीं था और एकाएक गांव से निकल के गया था। तो ये सब चीजें थी, और ये सब चीजों को बाबा से मैं लड़ता था। बाबा ये क्या है, मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती है, लोग मेरी बेइज्जती कर देते हैं और बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है, लोग बिहारी करके बोलते हैं। उस समय बोलते, अब तो चलो बिहार के लोग बहुत अच्छे हर जगह, उस समय भी थे, लेकिन थोड़ा था दिल्ली में ऐसा, क्योंकि दिल्ली में मिक्सचर ऑफ कल्चर है, तो एक बड़ी सी गिल्टी फील होती थी। लेकिन ये गर्व था कि हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने एक दोस्त की तरह हर जगह हेल्प किया। जहां मैंने इंटरव्यू दिया वहां अच्छे कंपनी में काम किया, और 2004 से लेकर 2016 तक हमने नॉन स्टॉप एक दौड़ शुरू हुई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म का। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, जहाँ IIT करने के बाद ही जॉब करते हैं, और अच्छी कंपनी में बाबा ने जॉब दिलवाई। ओनली बिकॉज ऑफ बाबा। मैं 2004 से अगर 2016 तक देखूंगा तो उसका बैकबोन बाबा ही है। मतलब एक सिंपल क्रॉसपॉन्डेंस से BCA किया हुआ लड़का कभी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकता, लेकिन ना इंग्लिश बोलने आता हो, उसको कैसे हैंडल करेगा इंटरनेशनल क्लाइंट को। लेकिन स्टिल मैं जब 2016 के फरवरी में दुबई गया ICB के भाइयों के साथ घूमने, वहाँ से वापस आया टूर से, 20 दिन के टूर से दुबई के वापस सेंटर पे ही रुका था अपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पे, जहाँ ज्योतिका दीदी है। और वापस आया तो मुझे ब्रिजबोन भाई, आशा दीदी और जो लोकल सेंटर्स के इंचार्ज ने मुझे इन्वाइट किया कि अरविंद भाई हम इनर स्पेस खोल रहे हैं और दिल्ली में इनर स्पेस नहीं है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स नेहरू पैलेस जो एशिया का लार्जेस्ट कंप्यूटर मार्केट है, वहाँ पे हम ले रहे हैं। एक भाई ने जगह दिया है, आप निमित्त बनेंगे, लेकिन जॉब छोड़ना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि फुल टाइम चाहिए। तो एक चैलेंजिंग था कि इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, इतना अच्छा जॉब की आजकल इतनी दिक्कत है। लेकिन मैंने देखा कि 2004 से लेकर 16 तक का जो जर्नी रहा है उसमें पीछे कौन है बैठा हुआ। हर जगह बाबा दिखता था, हर जगह पीछे हेल्प करता हुआ बाबा दिखता था।
तो मैंने कहा एक झटके में मैंने नोटिस दिया, डिजाइन दिया, मधुबन गया, खुद पैम्पलेट डिजाइन किया इनर स्पेस का, बाबा के सामने कुटिया में बैठकर बाबा के ड्रॉप बॉक्स में वो पैम्पलेट डाला और पर्ची निकाली कि बाबा जॉब करना है नहीं करना है, सेवा करनी है कि नहीं। ऐसे करके 2 पर्ची निकाला, जो उठा वो इनर स्पेस का सेवा करने का और डिजाइन मारने का आया, बस आया। और उस लाइफ से उब भी चुका था। कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, भाई लोग अभी जुड़े हमारे साथ, जानते होंगे 10 साल आईटी कंपनी में काम करने के बाद कंप्यूटर के साथ बैठ के सर फोड़ना, इन द सेंस सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, एक बहुत टाइट सी मशीन लाइफ हो गई थी। हम ओआरसी जाने के लिए, मधुबन जाने के लिए झूठ बोलते थे आईटी कंपनी में, और मधुबन जाने के लिए तरफते थे कि मधुबन जाएंगे 4 दिन कैसे रहेंगे ज्ञान सरोवर में। नहीं मिलता था, छुट्टी मिल ही नहीं पाती थी, तो बहाना मार के ओआरसी जाता था, भट्टी में जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि बीके लाइफ में कितनी चार्म रहती है शुरू में। इस तरह से प्रोफेशनल स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ और सब कुछ हुआ। लेकिन हमेशा मैंने बैलेंस किया, लौकिक फैमिली को भी पता कराया, लौकिक फैमिली को भी, फादर को भी चिट्ठी लिख के बताता था। उस समय में चिट्ठी, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र आता था। मेरे पापा जी पोस्ट ऑफिस में ही हैं, तो मैं लिखता था चिट्ठी, और चिट्ठी पे स्टाम्प साटने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे कभी कभी, तो मैं बैरन भेज देता था। मेरे पापा जी खुद पोस्ट ऑफिस में है ही, तो चुरा लेंगे, वो तो घर पे जाएगा। तो ऐसे करके चिट्ठी पापा मुझे ऐसे ज्ञान मिला है, ऐसे हुआ है, तो पापा को मैं चिट्ठी के द्वारा ही सारा देता था, लौकिक पापा, लौकिक पिताजी को। ऐसे करके बैलेंस रखा, और घर में भी सपोर्ट सिस्टम था, क्योंकि बड़ा बेटा था तो आशाएं बहुत थी कि ये बड़ा होगा तो कुछ करेगा, तो भाई लोगों को भी सपोर्ट करेगा, मुझे भी सपोर्ट करेगा। तो ये सब कुछ मैंने किया। 2016 के जुलाई तक मैंने सब कुछ किया। सिर्फ 2016 के जुलाई के बाद मुझे इनर स्पेस का सेवा मिला, वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की। 1 साल दिल्ली का इनर स्पेस बाबा ने मौका दिया, चांस दिया, फुल टाइम संभाला। आगे मधुबन की जर्नी की, मधुबन रेडियो में भी सेवा करने का चांस यशवंत भाई ने दिया। उसके बाद मैं हैदराबाद भी गया कुछ सेवाओं को लेकर, और फिर मधुबन बैक आया, ज्ञान सरोवर में सेवा 3D डिपार्टमेंट में जो अपने अन्ना जी का है, उसमें सेवा दिया 1 साल। और ड्रामा का कैसा एक प्रोग्राम था मुझे नहीं पता, बाबा को विदेश में भेजना था, और वो कैसे भेजना था मुझे नहीं पता, सब कुछ चमत्कारिक हो रहा था। मैं तो सिर्फ सोच भी नहीं सकता हूँ कि कभी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जैसे कंट्री में सेवा करेंगे। लेकिन बाबा ने एक नोबेल गिफ्ट दिया। जब हम ज्ञान में आया था, सूरज भाई की कमेंट्री बहुत सुनते थे, तो उसमें सूरज भाई कहते थे कि मनसा सेवा करो, ग्लोब पे बैठ के सभी गोलक के साकाश दो, सभी दुनिया की सभी आत्माओं को, दुखी आत्मा। तो मुझे ना योग में बहुत इंटरेस्ट था शुरू में, अभी भी है, लेकिन समय इतना नहीं मिलता, अभी कारोबार सेवा हो जाती है। लेकिन पहले बहुत था ज्ञान के शुरुआत में, शुरू में बहुत 2-2 घंटा 3-3 घंटा योग कर, रात भर जग के योग करना, कुमारों की पट्टी करना, ये सब बहुत किया है। तो मैं बैठ के ग्लोब पे सभी कंट्री को साकार देता था, विजुअलाइज करता था कि ये अमेरिका है, ये लंदन है, ये यहाँ है, यहाँ हॉस्पिटल में सब तरफ रहे होंगे, सबको साकार देने का सेवा। तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका ने खींच के मुझे नॉर्थ अमेरिका भेज दिया, कैरेबियंस, अंटार्कटिका और कैरेबियन सी के बीच में, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका जो पनामा सिटी है और वेनेजुएला है एक तरफ, दोनों के बीच में छोटे छोटे आइलैंड है, बहुत सुंदर सुंदर आइलैंड है, जैसे ग्रेनेडा है, सेंट जॉर्जेस है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, सेंट लूसिया है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, जमाइका है, ऐसे करके 18-20 आइलैंड्स है। उसके अंदर की जो इंचार्ज दीदी है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया 2018 में, जुलाई अगस्त में, और 1 साल मैंने डिफरेंट कंट्री में रहकर सेंटर एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ब्रह्मा कुमारीज, आईपी, वीआईपी, इंडियन हाई कमीशंस। तो मैं कुछ कैरिबियन का अनुभव सुनाना चाहता हूँ। तो दिल्ली, यहाँ इंडिया में तो अलग सेवाओं का था और सब कुछ सेवा किया था, लेकिन विदेशों में सेवा करने का, कोर्स कराने का भी तरीका मुझे पता नहीं था। मैं सबसे पहले ट्रिनिडाद एंड टोबैगो उतरा, और वहाँ उतरने के बाद पहले दिन ही दीदी ने मुझे भोजन कराया, और दूसरे दिन मुझे बड़ा अजीब लगा। दीदी ने कहा, अरविंद भाई, दिस इज किचन एंड दिस इज बिग हाउस एंड किचन। सैन फर्नांडो एक जगह है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में, बहुत बड़ा सेंटर है वो। 1970 के दशक में जयंती बहन और ने उस सेंटर को लिया था गवर्नमेंट से, और वो किसी फ्रांसीसी प्रिंस का घर है वो था, जिसको सेंटर में बाद में कन्वर्ट किया। उसमें सेंटर था, 1 एकड़ में सेंटर है। तो दीदी ने मुझे पहले दिन सेंटर दिखाया, और दूसरे दिन अरविंद भाई, यू हैव टू कुक योर फूड योरसेल्फ बिकॉज ऑफ देयर इज अ कल्चर। मतलब यहाँ कल्चर ऐसा है कि सब लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना जॉब भी करते हैं, अपनी संभाल खुद करते हैं। तो यहाँ आज आपका भोजन मिल गया है, कल से आपको भोजन खुद बनाना है। ये सही है। मैं तो कैरिबियन कंट्री सेवा करने के लिए आया हूँ, यहाँ भोजन ही बनाऊंगा तो सेवा कब होगा। लेकिन वहाँ कल्चर ऐसा था। तो फिर सेकेंड देखिए कि इंडियन खाना अलग होता है, दाल चावल रोटी, उनका खाना अलग होता है, ब्रेड खा लिया, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, हो गया जी। ऐसे ही खाते हैं वो लोग, चाय पी लिया, जूस पी लिया। अपने को तो दाल चावल चाहिए, अपने को तो दाल रोटी चाहिए।
और कोई बना के कौन देगा वहाँ पे, कोई बहन नहीं है, और सीनियर दीदी को थोड़ी बोलेंगे रोटी बना के मुझे दीजिए करके। तो बाबा ने सबसे बड़ा परीक्षा वही लिया। तो परीक्षा क्या, बाबा ने पहले ही सब कुछ सिखाया हुआ था, ऑलराउंडर। मैं बचपन से ही खाना बनाने का सीखा हुआ था, हॉस्टल में रहा लौकिक में भी, और बाबा के बनने के बाद तो खुद खाना बनाया। तो बाबा ने पहली परीक्षा वहाँ ली, तो उसको मैंने पास किया और मैंने खाना बनाना, इंडियन स्टोर में गया, वहाँ पे सुपरमार्केट में इंडियन सामान लेके आए, अपना एक अलग से किचन सेट किया, जो इंडियन खाना बनाता था उनको विदेशियों को भी कभी खिलाता था। तो ऐसे करके वो शुरू हुआ। फिर उस सेंटर पे रहा, क्योंकि उस सेंटर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो अच्छा है, अपने बाबा का सेंटर बहुत है वहाँ पे, 4 बड़े-बड़े सेंटर्स है अपने लैंड पे। लेकिन दीदी का मकसद था मुझे बुलाने का कि कैरेबियन में कोई भाई रुकते नहीं है, कोई बहन रुकती नहीं है इंडिया की, और कंडीशन है कि आप अरविंद भाई वहाँ जाइए जहाँ सेवा नहीं हुई है, जिस कंट्री में सेवा नहीं हुई है, जहाँ अछूता है, जहाँ सेंटर का डेवलपमेंट करना है, जहाँ बहनें रह रही है लेकिन कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो आप ऐसे जगह पे जाइए जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी है, और वहाँ जाके सेवा भी कीजिए और सेंटर का खर्चा भी निकालिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल है तो जॉब भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था कि आपको जॉब भी करना है, सेवा भी करनी है, सेंटर का खर्चा भी निकालना है, मेडिसिन भी सिखाना है, सेंटर का झाड़ू पोछा एवरीथिंग मैनेज भी करना है, कोई आ गया विदेशी उसको अटेंड भी करना है, वहाँ का कल्चर भी पता होना चाहिए, हाउ टू बिहेव, मतलब वहाँ पर लोग तुरंत पैनिक हो जाते हैं, ये सब कुछ मेरे लिए नया था। तो 3 महीने रहने के बाद दीदी ने मुझे इंडिया से बुलाया और दीदी खुद मधुबन आ गई और मुझे वहाँ अकेले छोड़ दिया विदेशी बहनों के साथ। तो मुझे स्टडी करना पड़ा कि कैसे किससे बात करना है, इंग्लिश का एक्सेंट भी समझने में 1-2 महीने लग गए, उनका एक्सेंट भी बहुत फास्ट होता है, वो लोग सपोर्टिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं इंग्लिश में, तो बड़ा एक डिफिकल्टीज था। ठीक है, इंग्लिश बोलने आता था, समझने आता था, लेकिन वो लोग इतना फास्ट बोलते थे समझ नहीं आता था, एक चैलेंज अलग था। तो फिर ये स्टडी करता था। फिर दीदी ने मुझे एक ऐसे आइलैंड में भेज दिया जहाँ 16 साल से घियाना की सिस्टर रहती है, सिस्टर एलिजाबेथ, और वो सेंटर का सेवा करती है, लेकिन सेवा नहीं हो पाने के कारण, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी 98% उस आइलैंड पे है, पूरी देश की आबादी 1.25 लाख है, और वो बहुत ही सुंदर कंट्री है जहाँ पे अमेरिका का बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी है सेंट जॉर्जेस, जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी से ही वहाँ का फिनेंशियल पूरा मैप्ड है और टूरिस्ट पैलेस है वो। तो वहाँ मुझे लैंड टिकट दे दिया, अभी मैं ये टिकट है, ये जाइए आप और जाकर सेवा कीजिए, वहाँ देखिए क्या हो रहा है, क्या आप कर सकते हैं बेटरमेंट। तो मैंने कहा ये एक चैलेंज है। मैं लैंड किया एयरपोर्ट पे, वहाँ की घियाना की एक बहन मुझे एयरपोर्ट लेने आई, और पहले दिन ही रेस्ट करने ही जा रहा था क्योंकि जेट लग गया था। आप जानते होंगे जब 12 घंटे क्लॉक चेंज होता है तो आपको सोना नहीं, 1 हफ्ते तक नींद नहीं आती देश में। किसी भी कंट्री में स्विच करते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि क्लॉक चेंज होता है माइंड का, तो जेट लग बोलते हैं उसको। तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मैं कहा दीदी रेस्ट करने दीजिए। बोले नहीं अरविंद भाई, एक यूएसए की कन्या है, सी न्यू मैरिड, और उसको कोर्स कराना है, सी डिप्रेशन पेशेंट। मैंने कहा डिप्रेशन पेशेंट है, अच्छा तो कोर्स कराना है, तो कोर्स भी मुझे पता नहीं है वो कोर्स कैसे कराना है, विदेश में तो कोर्स लक्ष्मी नारायण शिव शंकर तो बोल नहीं सकते ना कुछ ऐसा, वहाँ तो सुप्रीम लाइट। और तो मैं कहा कोर्स में दीदी मैं कहा दीदी ऐसा है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ और शाम को उसको बोलिए 5-6 बजे आ जाए, मैं 12 बज रहा है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, खाना मिलेगा। तो बोले हाँ मुझे इंडियन खाना आता नहीं है लेकिन मैं बना देती हूँ, मैं मधुबन में सीखा है। उस बहन ने मुझे इंडियन खाना, फिर घियाना की थी, उस बहन ने मुझे इंडियन खाना बना के दिया, तो मैंने खाना खाया और रेस्ट किया। और मैं रेस्ट क्या करता, मैं सोचता रहा कि कोर्स कैसे कराऊंगा, वो विदेशी बहन है, यूएसए की है, और डिप्रेशन पेशेंट है, नॉर्मल भी नहीं है कि चलो उसको, बड़ा एक चैलेंजिंग जॉब था। फिर मैंने इंडिया में एक भाई को फ़ोन किया, तो वहाँ दिन था, यहाँ रात था, रात को 11 बजे उसको जगाया। मैंने कहा भाई जी मुझे काउंसलिंग का फॉर्म दो क्योंकि एक डिप्रेशन पेशेंट को मुझे देखना है। तो भाई बोला अरविंद भाई कहाँ हो? तो भाई उस कंट्री में कभी ट्रिनिडाद में गया था कैरेबियन में, तो प्रोफेशनल काउंसलर है, बहुत अच्छे कुमार भाई है। तो उसने मुझे फटाफट मेल किया इंस्टेंट, रात के 11 बजे, यहाँ इंडिया में बज रहा था, वहाँ सुबह के दोपहर हो रहे थे। तो उसने मुझे काउंसलिंग का फॉर्म भेजा। मुझे पता नहीं वो बहन कैसी है, डिप्रेशन में है तो क्या है। बोली बहन महीनों से सोई नहीं है एंड वो लोगों को देख के डरती है, और यंग है, 18-20 साल की है, और उसका बॉयफ्रेंड, क्योंकि वहाँ कल्चर है शादी के पहले ही लिविंग में रहते हैं लोग, तो वो रहता है और इस तरह से मेरे अपार्टमेंट में रहती है, उसको देखना है। ठीक है दीदी, सोऊं क्या, रेस्ट क्या करूँ, मैं सोचता रहा हाउ टू डिस्कोर्स। तो फिर क्या सोऊं, फिर मैंने काउंसलिंग का फॉर्म, मैं कहती सिस्टर आई वांट दिस प्रिंट आउट, उसको प्रिंट आउट लिवाया, फिर स्टडी किया। फिर बाबा को बोला बाबा आप देख लो, मुझे नहीं पता अभी क्या करना है, उस बहन के साथ कैसे डील करना है। वो बहन एग्जैक्ट 4 बजे पहुँच गई, आई, उनका वेस्टर्न कल्चर है, वो आई बैठी, हेलो है किया, हम शांति, सिस्टर तो बोल भी नहीं सकता, मुझे पता नहीं उस कंट्री का कल्चर क्या है, मैंने भी है बोला, बैठा, वो बाल ऐसे बिखरा हुआ था और बैठी गई सोफे पे, और मैं क्या बोलूँ मुझे उसको समझ रही है। तो मैंने फिर उसको साकाश दिया, मैंने कहा बाबा इस आत्मा को आप शांति दो, और उसका नाम था, नाम मैं नहीं लूँगा, सॉरी नाम लेना नहीं चाहिए,
तो वो यूएसए जॉर्जिया की थी। तो ठीक है, तो मैंने सका दिया 10 मिनट, फिर मैंने उसके तरफ देखा, तो मैंने कहा प्लीज़ आप मेरी तरफ देखो करके बोला। फिर मैंने उसका थोड़ा, मैंने कहा कि चलो सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा लेते हैं। तो मैंने काउंसलिंग फॉर्म, उसमें बहुत से रहते हैं कि आपका रूटीन क्या है, आप सारा दिन कैसे सोते हैं, कब सोते हैं, आपको सोशल मीडिया से कितना कनेक्टिविटी है, सारा दिन का रूटीन उसमें रहता है, पास्ट लाइफ के बारे में, बचपन से आपके साथ कैसी कैसी घटनाएं हुई या क्या हुई। तो उसने सारा कुछ आधे घंटे में लिखा। तब तक उसमें सकाश देता रहा, बाबा इस आत्मा को कल्याण करो, बाबा आप ही करने वाले हो, आप ही करोगे, कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, इनका इंग्लिश पता नहीं, इंग्लिश बोलेगी कि स्पेनिश बोलेगी, अब तक कुछ बोला भी नहीं था उसने। तो करके उसको फॉर्म भरवाता रहा, आधा घंटा फॉर्म भर गया। तो मैंने कहा कि आप आज ये फॉर्म सबमिट कर दीजिए, मैं आपसे कल बात करूँगा। तो उसको इस तरह कल पे टाला कि मुझे टाइम मिल जाए, और इस तरह से उस बहन ने लगभग 4-5 दिन आई, और 4-5 दिन मैंने उसको रिलैक्सेशन टेक्निक है, डॉक्टर मुकुल करके है, मैंने बहुत किया है डिप्रेशन पेशेंट पे उसको। तो डॉक्टर का एक टेक्निक है रिलैक्सेशन टेक्निक, उस टेक्निक को उस बहन के ऊपर कमेंट्री लगाकर यूज किया। मैंने कहा रिलैक्स हो जाओ, इस कमेंट्री को सुनो, क्योंकि जब तक डिप्रेशन वाली पेशेंट क्या है, वो रात भर सोती नहीं है और सोचती रहती है, और सुबह सोती है 5 बजे, कई महीनों से सोई नहीं है सही से, कई सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रहा है, बचपन से कई सारी घटनाएं उसके साथ ऐसी घटी थी। मैंने फॉर्म पढ़ा पूरा, तो स्वाभाविक था जिस तरह से उसका घटना घटी बचपन से स्कूल के साथ। उसके फिर पेरेंट जो थे वो अपने पेरेंट नहीं थे, जिन्होंने उनको गोद लिया था, ठीक है, बायोलॉजिकल मदर फादर नहीं थे। तो कई सारी घटनाएं उसके साथ स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर घटी थी, और यहाँ भी इस कंट्री में भी घटी थी। तो वो लोगों से डरती थी, और एक अजीब सा एक डर था उसके मन में। तो ये सब चीज़ें थी। तो मैंने सारा एनालाइज किया, बाबा को याद किया, बाबा के सामने फॉर्म रखा, और फिर 3 दिन तक उसको रिलैक्सेशन टेक्निक और बाबा की किरणों का साकाश ऑलमाइटी बोलकर सुप्रीम लाइट आ रही है करके उसको कमेंट्री दिया और साकाश दिया। 4 दिन में वो आत्मा चौथे दिन सो गई, और सोने के बाद 5वें दिन में मुझे आके खुद फीडबैक दिया कि ब्रदर टुडे आई स्लेप्ट वेरी वेल, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका जो वाइब्रेशन है वेरी नाइस है। तो मुझे पहली बार पता चला कि अच्छा, लोगों के वाइब्रेशंस पहले लोग टच करते हैं, देन दे पीपल आर गोइंग टू फैमिलियर विथ यू, मतलब उनको वाइब्रेशन आपसे अच्छा टच होना चाहिए। तो फिर मैंने उस पर वर्कआउट करना शुरू किया कि अच्छा, वाइब्रेशन मतलब हमारी फीलिंग्स उसके प्रति क्या है, हमारा आसपास का ऑरा क्या है, उसके लिए तो योग करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए योग करता था, अपने लिए योग करता था। ऐसे करके उसको 5 दिन मैंने कोर्स कराया, कोर्स क्या, वही जो आत्मा का और परमात्मा का ही, और करा के उसको फिर उसको मैं बीच पे बोलती थी, मैं बीच पे आऊँगी, तो वहाँ वो बहुत सुंदर बीच था, तो मैं बीच पे टहलना किस तरह मन बनाने के लिए उसको बीच पे, उसके जो बॉयफ्रेंड था उसका, जो भी उसके साथ ले जाता था, दोनों भी जाते थे, और मैं उसको बीच पे ही कोर्स कराता था। ऐसे करके मैंने शुरू किया पहला दिन उस कंट्री में। उस कंट्री का नाम है ग्रेनेडा, बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। और वहाँ पे ग्रैंड एंस बीच पे मैं जाता था रोज शाम को, सुबह को योग। लेकिन उस कंट्री के उसके एक दिन बाद मुझे वहाँ से बहन जी ने कहा, आपको अरविंद भाई यहाँ नहीं रहना है, आपको किसी सेंटर लेके दिया है, एक नया सेंटर लिया है, नया $1200 दे के पे किए, एक नया सेंटर लिया, आपको वहाँ रहना है, और टुमारो ऑनवर्ड यू हैव टू कुक योरसेल्फ, यू हैव टू क्लीन योरसेल्फ, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ, एवरीथिंग मैनेज बाय योरसेल्फ। मैं बाहर रहूंगी, मैं ऑफिस करती हूँ, तो मैं आपको कभी कभी सब्जी दिया कर दे दूंगी, कभी कभी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दे दूंगी, कभी कभी वो सिस्टर, मेन सिस्टर है वहाँ उस कंट्री से, आपको भेज देंगी डॉलर्स में, लेकिन यू हैव टू इंडिपेंडेंट, मतलब कल से आपको कुक करना है, क्योंकि मुझे आज जैसे जैसे मैंने खाना बना दिया। तो वहाँ भी एक चैलेंज था। तो एक नए कंट्री में, एक नए जगह पे मैं ओनली बीके हूँ, एक बीके अलग है, पूरे देश में दो बीके। एक बीके बहन वो ऑलरेडी जॉब करती हैं, 16 साल से नेशनल कोऑर्डिनेटर है इस कंट्री की, लेकिन सेवाएं नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी 98% है, सामने समुंदर है, ऊपर नीला आसमान है। आप समुंदर से बातें कीजिए, घर में रहिए, कैसे मैनेज करना है, इंडिया से अकेला 7 समुंदर पार। एक तो बड़ा 15 दिन तो मैं शॉक्ड हो गया, मुझे अकेले छोड़ दिया। कभी कभार कार से कभी आती थी, हाँ हेलो ब्रदर, एवरीथिंग इज राइट, यू आर फाइन, यू आर लुकिंग ओके, मैं सिस्टर यस यस, मैं क्या बोलूँ उसको, शिकायत करूँगी मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं गुड फीलिंग नहीं हूँ, मैं नहीं सिस्टर एवरीथिंग इज ओके। और ऐसे करके मैं बोल देता था। लेकिन बाबा को बोलता, बाबा क्या है, मैं बाबा का फोटो था डाइनिंग टेबल पर, बाबा ये कैसे करेंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं, आदमी है नहीं, आप दूर दूर तो कोई दिखता नहीं था आदमी वहाँ पे कंट्री में, सड़क पर लोग चलते नहीं थे, वहाँ पे कार में चलते थे, और ऐसे कॉलोनी में कोई लोग दिखता नहीं था। तो एक शॉकिंग हो जाएगा ना कि अब इंडिया में तो लोग ही लोग है, दिल्ली में इतने लोग हैं, बताओ 2.5 करोड़ लोग हैं दिल्ली में, उधर तो पूरे देश में 1 ही लाख लोग हैं, कोई हिंदी बोलने वाला नहीं है, अकेले समुद्र के सामने एक फ्लैट लेके दे दिया है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी है। तो मैं सख्ते में आ गया। 10 दिन तक सोचता रहा। फिर वो सिस्टर फोन करती थी, ब्रदर
दिस इज आउट, गो आउटसाइड एंड सी द बीच, बीच इज वेरी ब्यूटीफुल। आप जाइए बीच पे, जाइए वहाँ पे सैर कीजिए, कोई मिलेगा तो कांटेक्ट कीजिए, राजयोगा का इंट्रोडक्शन दीजिए। आप घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, आप बाहर जाओ, निकलो निकलो निकलो। हमें निकलने में डर लगता था कि यहाँ कंट्री कैसा है, लोग कैसे हैं। अफ्रीकन थे वहाँ पे, कैरेबियन अफ्रीकन, इंडो अफ्रीकन थे, यूएस, बहुत सारे लोग घूमने आते थे वहाँ पे, टूरिस्ट पैलेस था। तो फिर हिम्मत करके 2-3 दिन बाद बाहर निकला तो बाहर बहुत सुंदर, जन्नत जैसी, जैसे सत्य बाबा बोलता है, पिकनिक प्लेस, वो जगह था। फिर हिम्मत करके बीच जाना शुरू किया, सुबह शाम बीच पे लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया। ऐसे करके उस कंट्री में मैं 6 महीना रहा। और 15 दिन बाद बाबा ने कहा कि बच्चे, तुमने बहुत दिल्ली और नोएडा और भारत में बहुत लोगों के साथ सेवा किया होगा, लेकिन अभी आप प्रकृति के साथ सॉलिट्यूड का अनुभव करो। आप समुद्र के लहरों के साथ योग बहुत किया है कम्युनिटी के साथ, अब रियल समुद्र आपके सामने है, उसको कम्युनिटी करो। तो मैं बीच पे जाता था, बैठता था, सनसेट देखता था, बहुत सुंदर कंट्री था। तो मैं प्रकृति के साथ विलीन होना शुरू किया, प्रकृति को साकाश देना शुरू किया, अपने मन को बहलाने की कोशिश की, जो दाल चावल मिलता था उसको बना के खाने की कोशिश की। 5 दिन बाद मैं सोचा सेवा कैसे करूंगा। बाबा को, बाबा अमृत बेले, बाबा आज देखो किसी आत्मा को भेजो सेंटर पे। कुछ सारा दिन कोई आता नहीं था, मैं अकेले दीवारों से बात कर रहा हूँ। इंडिया बात नहीं कर सकता कि इंडिया में रात है, हमारा दिन है तो उनका रात है। तो संडे को मैं खोजता था कोई हिंदी बोलने वाला कोई मिले, मधुबन में, ज्ञान सरोवर में, या फिर दिल्ली में, या फिर लौकिक माता पिता को फोन करता था हिंदी बात करने के लिए कि कोई हिंदी वाला बोलने वाला मिले। तो 15 डेज शॉकिंग रहा, लेकिन बाबा ने संभाल लिया। और फिर मैं क्या किया, हॉस्पिटल, चर्च, होप सेंटर, अनाथालय, वहाँ के आसपास पार्क में जाकर बैठ जाता था। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं किसी हॉस्पिटल के पास, वहाँ पे सेंट जॉर्ज में एक फोर्ट है पहाड़ी के ऊपर, समुद्र के सामने। वो फोर्ट के सामने मैंने देखा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में तो दुखी आत्मा आएंगी, तो कोई ना कोई तो मिलेगा, तो उसको हम ज्ञान सुनाएंगे। तो ऐसे करके छोटा सा एक पर्चा छपाया अपना। वहाँ प्रिंटिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा था। तो एक जिन्होंने मकान दिलवाया था, उसका नाम था, बड़ा अच्छा नाम था उस सिस्टर का, मेरी सिस्टर मिरांडा। तो सिस्टर मिरांडा को मैंने बोला, सिस्टर आई नीड सम विजिटिंग कार्ड। तो बोला ब्रदर मैं खुद डिजाइन कर दूंगा। उसने बोला डिजाइनिंग कॉस्ट इज वेरी हाई हियर इन दिस कंट्री, सो यू हैव टू डिजाइन योरसेल्फ। हाँ, तो उसने मैक बुक दिया मेरे को एप्पल का, उसमें मैंने डिजाइन किया। फिर प्रिंटिंग प्रेस में गया, तो वहाँ पे 100 विजिटिंग कार्ड छापा, कम से कम इंडियन करेंसी में 2500 रुपये में। तो बहन ने मुझे स्पॉन्सर किया, मतलब ब्रदर आपने मुझे मेडिटेशन सिखाया है, तो दिस इज स्पॉन्सरशिप फ्रॉम माय साइड। ओके, तो वो विजिटिंग कार्ड लेके मैं रखता था जेब में। जो भी मिलता था, मैं आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम राजयोगी एंड यू हैव टू लर्न मेडिटेशन, दिस इज बेनिफिटेड फॉर यू, एंड ऐसे करके उसको कन्विंस करने की कोशिश करता था। कोई जैसे हाय हेलो करते आता था। तो मैं एक दिन हॉस्पिटल के पास गया, मैं कहा बाबा आज खाना नहीं खाऊंगा, आज सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। मैं सुना रहा हूँ क्योंकि आप यूथ लोग विदेश में कैसे सेवा, सुना था बहनों से, लेकिन वहां जाके क्योंकि भोजन कर रहे हो, रह रहे हो, इतना खर्चा हो रहा है यज्ञ का, और आप सेवा नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो मन को खाएगा ना। तो मैं जाकर हॉस्पिटल के सामने एक पार्क था बहुत सुंदर, और सामने बीचेस दिखते थे और समुद्री जहाज जाते रहते थे। मैं वहाँ बैठ गया, मैं कहा आज भोजन नहीं करूंगा, जा रहा हूँ वहाँ $3, वहाँ जाने के लिए भी $3 देकर टैक्सी किया, वहाँ गया, पार्क में बैठ गया। मैं कहा आज बाबा भोजन नहीं करना है, देखता हूँ कोई आत्मा मेरे पास आती नहीं है कि नहीं अपने आप, जिसको मैं कुछ समझाऊं, बाबा का ज्ञान समझाऊं, कुछ बताऊं बाबा के बारे में। तो मैं वहाँ जाके पर्ची लेके अपने जेब में बैठ गया, पार्क में बैठा रहा। 12 बजा, 1 बजे एक अफ्रीकन भाई लंच करने के लिए उस पार्क में बैठा। तो वो मुझे देख रहा था और मैं उसको देख रहा था। मैं किसी चेयर में बैठा था और वो एक टॉम बना हुआ था पार्क में, उसमें बैठ के खाना खाना शुरू किया। KFC का कुछ लाया था, वो बैठ के खा रहा। अब मैं उसको सोच रहा हूँ कि उसको मैं बोलूंगा नहीं, कुछ हाय भी नहीं बोलूंगा, हेलो भी नहीं बोलूंगा, वो मेरे पास आना चाहिए वाइब्रेशन के थ्रू। तो मैं उसको योग लगा रहा हूँ, बाबा इस आत्मा को, एक ही तो पार्क में आया है सुबह से, तो आज इसको मेरे पास भेजो, किसी तरह इसको टच कराओ। ऐसे करके बैठा हूँ, योग लगा रहा हूँ, खूब ज्वालामुखी सब, सूरज भाई का सारा कम्युनिटी वहाँ पे, मास्टर शक्तिमान हूँ मैं, क्या बोलता हूँ, विश्व कल्याणकार हूँ, ऐसे करके सारा सामान दे रहा हूँ और उसको सकाश दे जा रहा हूँ। उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है, अब वो अपना भोजन में मस्त है, लेकिन बीच में देख रहा है कि भाई कौन है भैया, ये व्हाइट ड्रेस पहना हुआ। व्हाइट ड्रेस मतलब कुर्ता पजामा पहनना अलाउ नहीं है, व्हाइट शर्ट पहना था, बटन वाला पैच लगाया था, क्योंकि कंट्री में क्रिश्चियन है, तो व्हाइट ड्रेस मतलब उसमें से डेविल है। ये लोग डिफरेंट कंट्री से आए हैं कल्चर स्प्रेड करने के लिए, और वो अपना क्या बोलते हैं, धर्म की प्रचार करने के लिए, तो व्हाइट ड्रेस पहनना अलाउ नहीं है। तो मैं ब्लू ट्राउजर एंड व्हाइट शर्ट, बटन वाला पैच लगा के बैठा हूँ, योग कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। बाबा आज ये आत्मा को किस तरह ज्ञान देना है। लंच खत्म करने के बाद वो मेरे पास खुद आया, बोलता ब्रदर हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, यू फ्रॉम इंडिया? यस यस यस, ओह ग्रेट ग्रेट।
ऐसे करके बोला। तो अच्छा, so you're doing something, you're doing some meditation? Yes, yes. So I feel the nice vibration from you. So I be very frustrated with my गर्लफ्रेंड, ऐसा बोला। so मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मेरा कुछ हो गया है उनके साथ रिलेशनशिप में, सो कैन यू गाइड मी। वाह वाह, आज बोनी हो गया। तो मैंने उसके साथ जाके उस टॉम में बैठा और उसको पूरा ऑलमाइटी का, गॉड क्या है, गॉड के बारे में, आत्मा के बारे में थोड़ा सा टच दिया। रिलेशनशिप आज कोई क्यों कोलैप्स हो, क्योंकि वो लोग फिजिकल बहुत हाई वो रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वेल रहते हैं, मतलब फिजिकल कार है, सब कुछ एवरीथिंग ना उनके लाइफ में रहता है। तो फिजिकल बताया कि फिजिकल कैसे हम रहते हैं, तो अटैच तो हम कैसे दुख पाते हैं, हमें क्या चाहिए, आत्मा को क्या चाहिए, एक मोरल वैल्यू चाहिए, एक पीस चाहिए, एक शांति चाहिए, ये सब बताया। तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा ब्रदर यू हैव एनी विजिटिंग कार्ड, वो सब कुछ खुद ही बोल रहा था। तो हाँ, मैं मेरे पास तो है ही, प्रिंटिंग किया हुआ रखा। मैंने विजिटिंग कार्ड दिया, मैं कोर्स करने के आऊँगा। मैं 7 days राज कोर्स वी ऑफर्ड, सो यू हैव टू कम इन माई, मेरा घर जगह का नाम था बेलमोंट स्टेट, वहाँ पे आइए, मेरा एड्रेस है बिल्कुल मेन रोड पर। तो बोला हाँ बिल्कुल मैं आऊँगा। तो पहला दिन वो पहले मेरे बहन को डिप्रेशन पेशेंट को कोर्स कराया, वो भी कभी कभी आती थी। दूसरा स्टूडेंट उसको कोर्स मैंने कराया। 3 दिन कोर्स करने के बाद वो भाई किसी और कंट्री में चला गया। वो था कंस्ट्रक्टर का काम करता था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता था। इस प्रकार से मैंने 2 महीने में 2 लोगों को कोर्स कराया और फिर खोजता था कि अगला कैसे कराऊं। फिर मैं सिस्टर मुझे रोज 5 नंबर भेज देती, अरविंद भाई दिस पीपल नीड टू मेडिटेशन, दिस पीपल नीड पीस ऑफ माइंड, दिस पीपल नीड दिस। वो सिर्फ मैसेज करती थी व्हाट्सएप पे कि इसको कॉन्टेक्ट कीजिए, इसको मोटिवेट कीजिए, इंडियन हाई कमीशन में जाइए, वहाँ बात कीजिए, यूनिवर्सिटी में चले जाइए। मैं कहा दीदी यूनिवर्सिटी में बिना परमिशन के नहीं, आप जाओ ना, आप इंडियन हो। अब बोला मैं इंडिया से आया हूँ, कुछ भी वो नशे में बोल देती थी। मैं कहा यार यूनिवर्सिटी में, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी कौन घुसने देगा बिना परमिशन का। तो बोले ठीक है, वहाँ पे एक प्रितपाल भाई है, ही इज सर्विंग द इंडियन फूड, वो इंडिया का ही है, आपके पुणे का, उसको नाम लेके घुस जाना अंदर। बोला प्रितपाल से मिलना है, जाने देगा। मैं ठीक है मैं चांस लेता हूँ। तो ऐसे करके यूनिवर्सिटी में इंटर कर गया। बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, आप सर्च कर सकते हैं, सेंट जॉर्जेस यूएसए का यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, लगभग 45-40 एकड़ में। मैं वहाँ गार्ड को बोल के घुस गया कि आई हैव टू मीट विद माय फ्रेंड प्रितपाल। मेरा फ्रेंड नहीं है, मैं ऐसे ही बोल दिया, और प्रितपाल से मिलना है। चला गया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वहाँ पे कई इंडियन लोगों से, इंडियन फूड वाले स्टॉल पे इंडियन लोग ही आते थे खाना खाने के लिए, स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिसिन के अलग। तो वहाँ पे फिर कांटेक्ट बनाने, मतलब कांटेक्ट बनाओ, खुद सेवा जनरेट करो, खुद अपना मेंटल पीस भी रखो, सेंटर की भी संभाल करो। तो ये सारा चैलेंजिंग जॉब कैरिबियन कंट्री में होता है। और मैं एक पहला भाई था जो कैरिबियन में जाकर रहा था, वहाँ सेवा के लिए एक रिस्क लिया था। कोई भी भाई बहन वो इंडिया के जाते नहीं, क्योंकि बाहर लोग ड्रग्स लेते हैं और बाहर आप आउटसाइड ऐसे जा नहीं सकते हो। कंट्री में थोड़ा क्राइम ज़्यादा है, क्राइम भी रहता है, तो बिना कार के कहीं मूव नहीं कर सकते हो कंट्री के अंदर। रूल्स अलग है, ड्रेस नहीं पहन सकते हो, बैच नहीं लगा सकते हो, सेंटर में आप बोर्ड तक नहीं लगा सकते हो। सिस्टर को मैंने बोला सिस्टर मैं यहाँ पे रहता हूँ, राजयोगा सेंटर आपने यहाँ एस्टेब्लिश किया है, तो कुछ बोर्ड तो लगाओ। सिस्टर बोली नहीं ब्रदर, यहाँ पे हर चौराहे पे चर्च है, मैं बोर्ड लगाती हूँ, वो बोर्ड निकाल के फेंक देते हैं, अपना चर्च का बोर्ड लगा देते हैं। हमारा बोर्ड राजयोगा निकाल देते हैं, वो चर्च का बोर्ड लगा के चले जाते हैं। और ज़्यादा हम लगाने की कोशिश करेंगे तो वो लोग, दे पीपल आर क्लेम टू कोर्ट, जो सिविल कोर्ट होता है उसमें डाल देंगे, तो हम तो फंस जाएंगे। तो मैं तो 16 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ अरविंद भाई। वो ज्ञाना की बहन थी, आप आए हो इंडिया से, बाबा ने आपको भेजा है, नाउ यू हीट एंड ट्रायल एंड नाउ यू डू द रिसर्च, क्या कर सकते हैं, मैं तो जॉब कर रही हूँ, मैं आपको सपोर्ट दे सकती हूँ, फाइनेंशियल जो भी आपको चाहिए थोड़ा बड़ा, लेकिन सेवा आपको करना है। मैंने कहा ये सही है भाई, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो तो बोल रही है सेवा मुझे करना है। तो बड़ा ही रिस्क, मतलब इस तरह की सर्कमस्टांसेस में पहली बार फेस किया था। लेकिन ईच एंड एवरी, मैं कहता हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस 6 महीने में वहाँ पे आया। फिर मैंने अपना CV अपडेट किया। एक ऐसा समय भी आया जो दीदी ने बोला अरविंद भाई आपको जो भी खर्चा है, किराया है, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ बाय आफ्टर 3 months राजयोगा सेंटर गोइंग टू सपोर्ट यू, आफ्टर दैट यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। बिकॉज जब यू आर टैलेंटेड हो, जॉब करते थे इंडिया में, आप जॉब कर सकते हो, कुछ भी जॉब करो यहाँ पे कैरिबियन में, कुछ भी जॉब थोड़ी कर सकते दीदी, यहाँ तो रेस्टोरेंट है, कसिनो है, बार है, वहाँ पे जॉब करेंगे, वहाँ तो जॉब नहीं करेंगे। कहीं कुछ मिलेगा, कुछ ढंग का, कुछ सुपर मार्केट है, कुछ है, वहाँ बहनें सुपर मार्केट में जॉब करती है, वहाँ बहनें क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन बिजनेस करती है, सेंटर चलाती है, सेवा भी करती है, जॉब भी करती है। तो मुझे एग्जाम्पल दे रही थी, दीदी ठीक है लेकिन मैं तो इंडिया से जॉब छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, सेवा के लिए आया था। तो हाँ सेवा भी करो लेकिन खर्चा भी तो निकालना है ना, क्योंकि वास्तव में खर्चा भी बहुत है। एक भाई को रहने में कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा है महीने का।
तो मैं भी समझता था कि खर्चा हो रहा है। टमाटर खरीदो 1 पाव तो कम से कम 400 रुपये का टमाटर 1 पाव, भिंडी 1 पाव 500 रुपये का, ठीक है। आशीर्वाद आटा हम लेते थे इंडिया में 250 रुपये का, वहाँ 2500 रुपये का। तो इंडियन खाना खाना है तो इंडियन स्टोर में जाना है, और वहाँ तो लोग क्या है मैदा खाते हैं, वो खा भी नहीं सकते अपन, कितना दिन पिज्जा खाओगे लगातार। तो इस तरह से कुमार जो है वहाँ जाके फंसा नहीं मैंने, क्योंकि दिल्ली में रहा ना इतना साल, तो एक करेज बाबा ने दिया हुआ था, एक अंदर से सब कुछ सिखाया हुआ था मैनेज करना। तो फिर मैं जहाँ देखता था कि सबसे चीप रेट में सब वेजिटेबल मिलता है तो वहाँ खोजता था उस जगह को, वहाँ जाके सब्जी लेता था। ऐसे करके उस कंट्री में 6 महीने रहा। मुझे वर्किंग वीजा ही मिल गया वहाँ उस कंट्री का। किसी इंडोनेशिया की बहन ने, बहुत बड़ी बहन थी, अच्छी फिनेंशियल स्ट्रांग थी, तो उस बहन ने मुझे वहाँ का वीजा दिलवाया, वर्किंग वीजा, कि भाई आप इस कंट्री में रहो और जॉब करो। इंडियन हाई कमीशन से मिली, वहाँ के हाई कमीशन से मिलकर मुझे 15 डेज के अंदर वीजा दिलवा दिया। उस कंट्री में मैं 1 साल के लिए रहने के लिए परमिट हो गया, और बहुत खर्चा किया उस बहन ने, लेकिन जॉब नहीं मिली मेरे लायक। मतलब अब कसिनो में तो जॉब नहीं कर सकते ना, वहाँ पे डील करना पड़ेगा विस्की, वाइन और नॉन वेज आइटम से। एक मिला जॉब वहाँ पे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे स्टोर कीपर का जॉब मिला, वेयर हाउस संभालने का, सब कुछ एंट्री करना है, सामान आएगा वो, लेकिन सब कुछ वही है देखने में, तो अपन सूट नहीं किया। फिर एक सुपरमार्केट में मिला, तो वहाँ उतना ही पैसा दे रहे थे जितने में हम सर्वाइवल कर सकते हैं। सिर्फ सर्वाइवल के लिए इस कंट्री में रहूँ, दिस इज नॉट बेनिफिट, मतलब ये घाटे का सौदा है। मैं मतलब सारा कमाऊँ और उसी में 7 डेज लगाऊँ, सेवा क्या करूँगा, फिर मैं रहना खाना ही हो जाएगा, फिर तो इंडिया में अच्छा है। दीदी को मैंने सारा रिपोर्ट दिया, दीदी क्रिश्चियन कंट्री है और यहाँ पे 98% क्रिश्चियंस है, तो और सही में वो बहन 16 साल से तपस्या कर रही है, तो मैं ठीक है, मेरे पास मैजिकल कोई छड़ी तो है नहीं ना कि जाकर घुमाऊंगा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने उस कंट्री में 6 महीने में लगभग 25 से 30 आत्माओं के कॉन्टेक्ट में, अच्छे कॉन्टेक्ट में आए, उन लोगों को अच्छा ज्ञान सुनाया। उसमें से बहुत लोग अलग अलग कंट्री, उसमें से एक बहन आई, फिर एक बहन आई किसी उसी कंट्री में, उसका नेटिव था, वो रहती थी लंदन में। उस बहन ने कोर्स किया, और वहाँ पे होता है बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स और सुपर एडवांस कोर्स। बेसिक कोर्स में आत्मा की बात होती है 1 हफ्ते तक, एडवांस कोर्स में आत्मा और परमात्मा की बात होती है, और सुपर एडवांस कोर्स में कार्मिक अकाउंट्स और कार्मिक फिलोसफी की बात होती है। तो मैंने उसको बेसिक कोर्स कराया, पहले स्टडी किया उस कंट्री का कैसे कोर्स कराते हैं, उस कल्चर का स्टडी किया, फिर उस बहन को कोर्स कराया। वो बहन का नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, वो वहाँ के लंदन के सिविल कोर्ट में एडवाइजर काम करती थी। तो उसने फिर जाकर मैंने जयंती बहन का रेफरेंस दिया, मैं लंदन में हमारा बहुत बड़ा सेंटर है, आप जाइए। तो वो लंदन जाने वाली थी, तो उसके पहले उसने कोर्स खत्म किया बेसिक कोर्स, मैं एडवांस कोर्स वहाँ जाके कीजिए। तो उस बहन ने एडवांस कोर्स जाके वहाँ किया लंदन में, और आजकल वो राजोगा सेंटर जाती है। तो ऐसे करके कम से कम 20-25 आत्माओं को मैं टच में आया, कोर्स कराया। हमारे पास आती थी एक बहन जो कि सारा क्लीनिंग और सब करती थी, वो बहन को भी मैं कोर्स कराता था मेट्रिक्स का। जो भी आता था टच में, जो घर में रहता था वो लैंडलॉर्ड चला गया छोड़ के, बोला कि आप ही रहो, मैं कनाडा जा रहा हूँ। तो उस पूरे घर में मैं ही रहता था अकेला, चारों तरफ कॉलोनी थी, लेकिन एक आदमी दिखता नहीं था, बात करने वाला भी। हिंदी में बात करने के लिए तरस जाता था, तो मैं हफ्ता में एक बार इंडिया फोन करता था, तो क्योंकि हिंदी वासी हूँ ना, तो इंग्लिश स्पेनिश बोलते थे उधर, कितना बोलेंगे ना, कोर्स भी कराना है, ये करना, सब कुछ इंग्लिश में ही बोलते थे सारा दिन। तो ऐसे करके मैं प्रैक्टिकली सुना रहा हूँ कि बाबा ने करेज, बाबा ने ब्राह्मण जीवन का सारा तपस्या जितना किया था, जो भी स्टेमिना था, विल पावर था, सबका टेस्ट वहाँ पे लिया, और हम हर एक टेस्ट में पास हुए। अल्टीमेटली उस कंट्री में बहुत महंगा लिविंग था, तो दीदी ने मुझे किसी और कंट्री के लिए भेजा। उनके पास बहुत सारी कंट्री जहाँ पे सेंटर अभी भी खुला नहीं है, अभी भी सेवा नहीं हुई है। दीदी अरविंद भाई, आपने 6 महीना बहुत बेस्ट किया, नाउ यू हैव टू गो इन डिफरेंट कंट्री। फिर मेरा पासपोर्ट का फोटो कॉपी मंगाया, और फिर फट से टिकट काट दिया, और मैं उस कंट्री से फ्लाई करने के लिए रेडी हूँ, बैगेज पैक करो। तो फिर किसी और कंट्री, जमाइका इज वेस्ट इंडीज का एक बहुत बड़ा, इंडिया से क्षेत्रफल में बहुत बड़ा कंट्री है जमाइका के जो राजधानी है किंगस्टन, मैं वहाँ पे रहा और वहाँ पे कुछ सेवाएं की। फिर ट्रिनिडाद टोबैगो में बैक आया, और कुछ दिन मैंने एक भाई बीके भाई की बड़ी सी कंपनी थी उसमें जॉब भी किया, क्योंकि फाइनेंशियल सेंटर से लेना मुझे अच्छा नहीं समझ में आ रहा था। तो उस भाई ने मुझे जॉब ऑफर किया एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट का, उसकी IT डिपार्टमेंट में। तो मैंने 3 महीने जॉब किया और 2 महीने राजोगा सेंटर जाकर सेवा करता था। तो इस तरह से वहाँ जॉब करके अपना पॉकेट मनी निकाला, और ये खर्चा बहुत था, और यज्ञ से भी कितना लेंगे ना, यज्ञ ने टिकट के लिए बहुत कुछ खर्चा किया। इस तरह से 6 महीना उस कंट्री में, 3 महीना ट्रिनिडाद टोबैगो में, 3-4 महीना, और 3-4 महीना किसी और कंट्री में, 3 अलग अलग कंट्री में रहकर जो भी सेवा हमसे बन पाया, जो भी बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश की। VIP, IP, जर्मन हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन पे मिलने, योगा डे पे मैं सेलिब्रेट करने के लिए योगा डे गया, वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी का रिप्रेजेंटेटिव मुझे बनाया गया। योगा डे जो 21 जून को होता है, उसमें मैंने इंडियन हाई कमीशन के साथ मिलकर वहाँ पे योग सिखाया सबको। वहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के रविशंकर जी के भी स्पॉन्सर आए हुए थे।
बहुत सारे इंडियन से मिलना होता था वहाँ पे। फिर मैं जमैका आया तो दीदी ने कहा कि अरविंद भाई जमैका जा रहे हैं तो वहाँ पे जितने डॉक्टर्स हैं सबको इन्वाइट करो, और अरविंद भाई नो द जलेबी, हाउ टू मेक जलेबी। तो वो सभी भाइयों को इस तरह से गेट टुगेदर करेगा और सबको जलेबी बना के खिलाएगा। मैं कहा बात सही है, ये चैलेंजिंग, अब मुझे पता नहीं है मुझे जलेबी बना के। मैं जब एयरपोर्ट उतरा हूँ उस कंट्री में तो एक डॉक्टर भाई बोलता है, अरविंद भाई यू नो हाउ, आप यहाँ पे किस, व्हाई यू कम इन दिस कंट्री? मैं कहा नो, यू हैव टू मेक जलेबी फॉर द ऑल डॉक्टर्स एंड वी गोइंग टू ऑर्गेनाइज वन गेट टुगेदर पार्टी। हम लोग को 10 साल जलेबी खाया हो गया, इंडिया तब खाते हैं, यहाँ तो खाने को मिलता नहीं है जलेबी समोसा, सो यू हैव टू कुक। ये सही है, बहन जी जलेबी बनाने के लिए भेजा गया इधर। तो मैं कहा सही है यार। मैं कहा फिर भी कहा इसमें भी किसी बाबा की सेवा होगी, क्योंकि वहाँ पे कांटेक्ट बना के ही सेवा होती है। मतलब इंडियन से मिलना, इंडो, क्योंकि आपका ज्ञान वही समझेगा थोड़ा इंडो नेचर का होगा, मतलब इंडियन से थोड़ा सा कल्चर से प्यार होगा। कि क्रिश्चियन होते हैं और उन लोगों को जीसस क्राइस्ट का बहुत बड़ा फेथ होता है गॉड के बारे में, वो उसको छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि कन्वर्टेड है ना, डर से कन्वर्टेड हुए हैं, तो उनको डर लगता है फिर निकलने में, तो वो कन्वर्ट इतना जल्दी नहीं होती। क्रिश्चियंस होंगे तो फिर पूरा बिल कर देंगे, घर बार सब बिल कर देंगे। फॉरनर्स में एक क्वालिटी है। तो उस कंट्री में गया तो मैंने पहला गेट टुगेदर लॉन्च किया। जैसे अपना इंडिया में एयरटेल और बाकी वोडाफोन, वहाँ पे एक डिजिसेल करके कंपनी है, उसका कंट्री हेड इंडिया का भाई था, तो उससे मैं मिला और वहाँ के बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर से मिला, डेंटल डॉक्टर से मिला, और उस सबने मिलकर कहा अरविंद भाई एक आए हैं, ब्रह्मा कुमारी से रिप्रेजेंटेटिव है इस कंट्री में, तो हम सभी राजोगा सेंटर वहाँ पे है, एक बहन चलाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं, तो उसको बूस्टअप करना था। तो कांटेक्ट बना के होता है, इंडियन से कांटेक्ट करो, इससे कांटेक्ट करो, कांटेक्ट में कोई आए तो राजोगा सिखाओ, ऐसे करके। तो मेरा काम था कांटेक्ट बिल्डअप करना उस कंट्री में। तो गेट टुगेदर किया और 50 भाई बहन जलेबी पार्टी पे आए। तो मैंने क्या किया, 2 दिन पहले फिर मैंने ORC फोन किया, अनिल भाई को पूरा प्रिपरेशन पूछा जलेबी कैसे, हालांकि बनाया था 2-3 बार जलेबी, लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में बनाना है तो समझ रहे ना, तो मैंने फिर जलेबी बना के एक दिन खुद ही बना के खाया, और फिर दूसरे दिन ट्रेनिंग, बोला कि हमें जलेबी बना के खिलाना भी है और हमारे जितने भी हाउस वाइफ है उनको सिखाना भी है, क्योंकि अपन लोग इंडिया जाते हैं 10 साल 5 साल, क्योंकि सब वहाँ NRI है वो लोग, तो उन लोगों को जलेबी बनाना सिखाया भी, जलेबी खिलाया भी, और सबसे एक बहन को भी ले गया साथ में जो कि राजोगा सेंटर संभालती है, उसको सबका कांटेक्ट में, इसी बहाने चलिए आप सबको शाकाहार दीजिएगा और हम बनाएंगे और खिलाएंगे सबको ब्राह्मण भोजन, और आप सबसे कांटेक्ट ले लीजिएगा, सबसे कांटेक्ट हो जाएगा एक तरह से पूरे कंट्री से। टॉप डॉक्टर्स, वहाँ के होम मिनिस्टर के भी डॉक्टर आए थे जो कि इंडिया के थे, पुणे के सर्जन थे, बोले कि होम मिनिस्टर को भी जब दिक्कत होती है हमारे पास आते हैं। तो टॉप डॉक्टर्स और वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव क्लास के लोगों के लिए एक छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज किया, उन लोगों ने खुद ही किया, मैंने सारा आइटम लिख के दिया, वो जाके इंडियन स्टोर से लेके आए, केसर, मैदा, चीनी, जो भी है व्हाटएवर। तो वो पार्टी हुआ, उसके में बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट बना, और फिर मैंने कहा फर्दर सिस्टर आप आगे चल के इन लोगों को कांटेक्ट करना और कहना है राजो कोर्स के लिए आए हमारे सेंटर में, ऐसे करके उस कंट्री में शुरुआत की। वहाँ भी बहुत भाई बहनों से मिलना हुआ, IT टेक्नीशियन से ही मिला, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मिला, और वहाँ भी रहा जमैका में, किंगस्टन में, और सेवाएं की। ऐसे करते हुए मेरा 1 साल का जो टेन्योर होता है, इंडियंस को 1 साल में किसी भी तरह आना ही होता है इंडिया, क्योंकि आप सिटीजनशिप नहीं है वहाँ के, तो आपको इंडिया वापस आना ही है। तो ये सारे डिफरेंट चैलेंजेस को पास करते हुए जितना मेरे से बना, बाबा ने जितना सिखाया हुआ था, और मैंने पूरे कैरेबियन में यही सीखा, भाषण देना। इंडिया, बाबा ने हमें क्या दिया है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि पॉकेट खाली और दुनिया हमारी, तो कुछ भी हमारे पास नहीं था, लेकिन देने को क्या था, निस्वार्थ प्यार। देने को क्या था, इंडिया की मदरहुड फीलिंग्स, मदरलैंड की फीलिंग। बाबा ने हमें यही दिया है ना, सब कुछ प्यार दिया है, रूहानी प्यार दिया है। और मैं किसी से मिलता था तो ये नहीं कि अफ्रीकन है, ये अमेरिकन है, ये इंडो अफ्रीकन है, नहीं, ये हमारे भाई है, ये हमारी बहन है, तो उनको भी वो फील होता था। तो मैंने अपनी परीक्षा भी मेरी होती थी कि किसी से मिलना है तो अपने समझ के, कि ये सब अपने हैं ना, सब बाबा के बच्चे हैं, मतलब नॉन बी को भी बाबा के बच्चे हैं, उनसे गले मिलता था, हैंडशेक करता था, उनको पानी पिलाता था, जो भी इंडियन होता था डिश खिलाता था। ऐसे करके दिवाली भी मैंने मनाया, दिवाली मनाया तो 20 विदेशी वहाँ पे आए दिवाली में, तो क्योंकि दिवाली में अकेले वहाँ दिवाली मनाते नहीं है, अकेले बैठे घर में, मैं कि क्या करूँगा, दिवाली तो इंडिया में बहुत फेस्टिवल होता है, दिवाली में तो बहुत चकाचौंध होती है, यहाँ तो दिवाली में अकेले घर में बैठे रहो, कोई है नहीं। बहन भी जो है वो घियाना की है, मैं कहा दीदी ऐसे ऐसे वी नीड टू ऑर्गेनाइज दिवाली बिकॉज आई एम फीलिंग बोर, एंड ओके ब्रदर, सो आप दिवाली मनाओ, और यहाँ खाने के लोग बहुत शौकीन है, हम यहाँ का डिश बनाते हैं और आप वहाँ का डिश बनाओ इंडियन, और दोनों हम मिलकर गेट टुगेदर करेंगे और उनको फूड पे इन्वाइट करेंगे। वो लोग खाने के लिए बोलेंगे ना तो सब लोग आएंगे, क्योंकि वो लोग पार्टी वार्टी करने का बहुत रहता है विदेशियों को। तो हमने दिवाली पे गेट टुगेदर पार्टी रखा,
और मैंने रंगोली बनाई खुद से। वो दीदी ने माउंट आबू से वो कैंडल वाला जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट होती है, एक पैकेट लाके दिया हुआ था मुझे। मैंने पूरे घर को जगमग कर दिया। आसपास लोग मुझे पूछ रहे हैं, ब्रदर दिस इज नॉट क्रिसमस, व्हाई यू आर लाइटिंग योर हाउस, यू नो दिस इज द इंडिया दिवाली फेस्टिवल, सेम लाइक ए क्रिसमस। ओके ग्रेट, आएंगे आप भी आएंगे? हाँ हाँ, आई विल सी यू लेटर। तो लोग आसपास के कॉलोनी वाले सब देख रहे हैं क्या कर रहा है, पूरे घर में लाइट जला रहा है करके दिवाली के दिन, क्योंकि वो वहाँ क्रिसमस में ही खूब आतिशबाजी करते हैं, वहाँ दिवाली में कुछ ऐसा होता नहीं है। तो अपन ने पूरे सेंटर को लाइटिंग किया, रंगोली बनाया, नेट पे देख के यूट्यूब पे रंगोली बनाया, छोला बनाया, चावल बनाया, इंडियन जो हमारा बनाना था सारा आइटम बना दिया। वो बहन ने फिर वो मैदे की चपाती बनाई, गोल गोल पता नहीं कौन सा चपाती करके, वो इंडियन ब्राउन राइस बनाया, ये सब बना के वो टैक्सी में लेके आई, और हमने अपना खाना दोनों को रैप करके अच्छा से रख दिया, पूरा एकदम हाइजीन व्यवस्था से, पूरा टिश्यू उशू सब कुछ एवरीथिंग, यू नो, और कम चीनी कम नमक वाला। नमक चीनी वो लोग खाते नहीं, अलग से खाते हैं। और फिर मैंने दिवाली का सिग्निफिकेंस बताया कि व्हाट इज दिवाली, इंडिया हाउ टू सेलिब्रेट दिवाली, एंड दिवाली की आत्मा का ज्ञान दिया। उसमें 20 आए, जर्मन भी थे, उसमें अफ्रीकन भी थे, यूएसए के भी थे, स्पेनिश भी थे, सब लोग थे। सबको ज्ञान सुना। और फिर बहन जी ने थोड़ा एड्रेस किया, सबको घी का लड्डू खिलाया, और फिर हमने दिवाली सेलिब्रेट किया विदेशियों के साथ। तो थोड़ा अच्छा लगा, नहीं तो अकेले घर में बैठ के क्या करते बाबा के सेंटर में। तो इस तरह से कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते रहते थे, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल होता रहता था। चैलेंजेस बहुत आते थे, हर तरह के चैलेंजेस, चाहे वो फिनेंशियल, मोरल, फिजिकल, लेकिन हर समय बाबा का साथ, बाबा मेरे साथ है, बाबा ही कराएगा, बाबा आप ही किसी आत्मा को भेजो सेंटर में, मैं तो 2 दिन से बोर हो रहा हूँ। भोग वाले दिन भोग बनाता था, कुछ ना कुछ भोग खाने कौन आएगा, भोग खाने को आता नहीं था सेंटर पे, तो अपन भोग पैक करके अच्छे से रैप करके टिश्यू में, उसमें पैकेट में बनाकर जो इंडियन कॉन्टेक्ट में थे उनको जाकर भोग डिलीवरी करता था टैक्सी लेके। यहाँ हम बोल सिस्टर दिस गॉडली गॉड को ऑफर किया है, ये भोग है, प्रसाद है। ओह नाइस। उनको तो वो लोग मुझे कहते थे, ब्रदर आप क्यों इतना पैसा खर्च करके मेरे पास भोग पहुँचाने आते हो, मैं सेंटर आ जाया करूँगी। तो वो फिर सेंटर आते थे इसी बहाने कि वो भाई मेरे लिए पता नहीं इंडिया से आया है कौन है, क्या क्या बना के बृहस्पतिवार के दिन डिलीवरी करता रहता है। और कई लोग थोड़ा गलत भी लेते थे कि शायद इनको कुछ चैरिटी चाहिए इसके लिए आ रहे होंगे, तो फिर मैंने उसको बंद किया। क्योंकि कई लोग समझते थे कि भाई आ रहे हैं करके, तो कई लोग गलत भी लेते थे, कई लोग अच्छा लेते थे तो वो आते थे सेंटर। तो फिर मैंने उसको फिर बाद में बंद किया, क्योंकि वो लोग स्वीट पसंद नहीं करते थे, वो लोग नमक ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। फिर हम जो बनाते थे हलवा खीर वो खा नहीं पाते, तो फिर तो मतलब कुछ ना कुछ युक्ति, कुछ ना कुछ बाबा का सपोर्ट। तो एक चैलेंजिंग जॉब था मेरे लिए, क्योंकि भाई था, लेकिन बहनों का संस्कार भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सिखाया भी। ये सब करके 1 साल में विदेश सेवा से वापस आए, बहुत कुछ सीखने को मिला। बाबा ने बहुत परीक्षाएं ली, लेकिन हर परीक्षाएं पास हुए। बाबा की ब्लेसिंग रही कि बाबा ने सतयुग का नज़ारा भी दिखाया, प्रकृति के साथ रहने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, विदेश में सेवा करने का स्वभाव प्राप्त हुआ, कैसे सेवा होता है। ये सब कुछ बाबा ने कोरोना से पहले सिखा दिया। अब तो विदेश जाना भी सपना सा लगता है, जिस तरह से सिचुएशन दुनिया की हो रही है। और फिर ड्रामानुसार दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो ज्ञान सरोवर में सेवा करते रहते थे। तो दीदी से मिलना हुआ। फिर दीदी मेरे होम टाउन के पास ही बिहार का हेडक्वार्टर सेंटर है ब्रह्मा कुमारी, तो मेरे होम टाउन के पास ही है, तो वहाँ रहते हैं। और वहाँ डिजिटल की जो भी सेवा होती है आजकल जो चल रहा है सेवाएं डिजिटल मीडिया का, उसमें बाबा ने निमित्त बनाया है, सौभाग्य है हमारा, और इस तरह की सेवाएं देते हैं। आप सभी पूछेंगे कि अनुभव तो बहुत है, अभी तो मैं आधा भी नहीं सुनाया हूँ। 1 साल की कहानी और 18 साल की कहानी हम 1 घंटे में नहीं सुना सकते हैं। चैलेंजेस बहुत आए, चाहे वो शादी को लेकर कुमार लाइफ में आती है परिवार से, चाहे वो फिनेंशियल क्राइसिस आती है, चाहे वो मेंटल डायलेमा आता है। हर तरह की परीक्षाएं हमने दिल्ली में रह के पास किया है। लौकिक को भी बैलेंस किया है, माता पिता को भी ज्ञान में लाने की कोशिश की, कोर्स करवाया, माउंट आबू लेके गए, जो कहते हैं चैरिटी भी गए, सो गाँव में भी सेवा किया, क्या बोलते हैं उसको, राजवा कोर्स करवाया सबको गाँव में। NIC कैंप, एक भारत सरकार का एक कैंप था जो ORC लॉन्च करती थी, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। उसमें गांव के ऐसे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं, गरीब हैं, उनको दिल्ली ORC तक भी लेके गया, हैंडीकैप को भी लेके गया ORC। तो 18-20 बच्चे को मैं लेके गया गाँव से। तो वो लोग जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी क्या संस्था है। नहीं तो पहले समझते थे कि कोई नेता होगा, गाँव में अभी भी अवेयरनेस नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स पार्टी से ज्वाइन किया होगा, ऐसा सोचते थे पहले। लेकिन अब ब्रह्मा कुमारी का नाम गाँव में फैल रहा है, और हमारे गाँव में तो खास किसी को पता नहीं था। मैं दूर तक कोई ब्रह्मा कुमारी सेंटर नहीं था, लेकिन अब जो है लोग जानने लगे हैं। हमें तो अब जान ही गए हैं कि ब्रह्मा कुमार है, और इस तरह से सेवा करते हैं, इस तरह से जॉब छोड़ा है। तो 2016 में मैंने जॉब छोड़ के 4 साल से समर्पित रूप से बेहद की सेवा में अलग अलग, चाहे वो दिल्ली रहा, चाहे वो कैरेबियन कंट्री रहा, ज्ञान सरोवर रहा, या अभी
बिहार हमारा कर्म जन्मभूमि है, तो वापस बिहार में भी सेवा दे रहे हैं। दीदी हमारी आदि रतन है, रानी दीदी को नहीं जानते हैं, बाबा के समय की हैं। उनकी पालना में ब्राह्मण परिवार की दुआओं से सारा सेवा यहाँ पे कर रहे हैं, सबके सहयोग से सुखमय संसार की तरफ जाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये छोटा सा अनुभव था। अभी तो दिल में बहुत उद्गार है, आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा मैं सोचता हूँ, लेकिन अनुभव बहुत सारे हैं जीवन के उतार चढ़ाव, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स जो मैंने लाइफ में हमेशा अपनाया मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बिना प्रिंसिपल बनाए लाइफ में कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि दिल में हमेशा बाबा के प्रति एक दोस्त और एक बाप का रिलेशन रहा, तो हमेशा सपोर्ट मिलता रहा, हमेशा कुछ ना कुछ नया वैल्यू एडिशन करने की इच्छा रही, चाहे कहाँ भी ज्ञान सरोवर हो, चाहे दिल्ली में जो सेंटर बना उसमें, चाहे यहाँ कुछ नया करने का रहता है कि हम रेड ड्रेस में नहीं, कुछ नया करें, कुछ अलग सेवा करें, क्योंकि बाबा ने इतना पढ़ाया लिखाया सब कुछ कराया है, तो कुछ डिफरेंट करने की कोशिश रहती है, इसलिए सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ। जीवन में उतार चढ़ाव में मैंने बहुत लोगों को पढ़ा, डॉक्टर कलाम की विंग्स ऑफ फायर हो, चाहे बहुत सारी उनकी और भी किताब है, 2020 करके एक किताब है, विजन ऑफ 2020, गांधी जी की बायोग्राफी को पढ़ा, स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी को पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस की बायोग्राफी को पढ़ा है, महात्मा बुद्ध की बायोग्राफी को पढ़ा है। तो जीवन के कठिन पल में जब लगता है कि बहुत लो स्टीमिंग फील कर रहे हैं, तो मैं बहुत लोगों को पढ़ता हूँ, अभी भी मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ। ब्रह्मा कुमारी से श्रेष्ठ हूँ, लेकिन मैं गौर गोपाल दास को सुनता हूँ, सदगुरु जी को जो ईसा फाउंडेशन के जो शिवानी बहन के साथ भी स्टेज शेयर करते हैं उनको भी सुनता हूँ, तरह तरह के लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ, जीवन में इनकलकेट करने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ तक हो सके अपने बाबा ने कहते हैं भाषणा दो और एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से ही ज्ञान देने की बात मत करो, जो आपका एक्सपीरियंस है उसी से कुछ सिखाने की कोशिश करो, तो वही कोशिश रहती है। और जो है स्टीव जॉब्स को पढ़ा, एप्पल कंपनी का जो फाउंडर था, उसका लाइफ देखा कितना स्ट्रगलफुल रहा, तो ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ना होता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी दूसरे की लाइफ से अपने आप को कंपेयर नहीं किया कि ये बी के भाई है या फिर दुनिया वाले हैं, इतना अच्छा जा रहे हैं, इतना अच्छा कमा रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, कभी कंपेयर नहीं किया। बाबा ने कहा कि बच्चा तुम यूनिक हो और यू आर अ यूनिक एंटिटी, अरविंद भाई पूरे वर्ल्ड में एक ही है, ठीक है, ये आत्मा एक ही है, ये संगम एक ही है, और इस ड्रामा में जितना हो सके लाइफ को सेलिब्रेट करो। सो आई हैव टू ट्राई टू, मतलब ईच एंड एवरी पल आई हैव टू सेलिब्रेट। आज अगर कुछ होता है तो लगे कि हाँ अपना जीवन अच्छा जिया है, तो कभी किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ, अपना जीवन जो है यूनिक एंटिटी समझ के समझता हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये ज्ञान में आने के बाद ही समझ में आया कि कुछ भी ऐसा काम नहीं जो पॉसिबल नहीं है। ये मेंटल ब्लॉक टूट गया कि बाबा के बच्चों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल शब्द अपने आप में ही पॉसिबल है, आई एम पॉसिबल, तो पॉसिबल है। तो इसीलिए ऑलराउंडर सेवाधारी बना, हर तरह की सेवा सीखी, चाहे कंप्यूटर चलाना हो, चाहे डिजाइनिंग करना हो, चाहे मीडिया सेवा करना हो, चाहे IT सेवा, हर सेवा में हाँ जी किया। कुछ मुझे बनाने आता नहीं था, लेकिन मैं जाता था किचन में ORC में, भाई क्या बना रहे हो, तो पकौड़ा, तो आपको बनाना आता है? हाँ आता है। आता नहीं है लेकिन बोल दिया आता है, तो सीख ही जाएंगे ना। तो ऐसा युक्ति करके सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो कुछ भी आता नहीं, अच्छा भाई ये आता है, मुझे नहीं आता, आता है आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, करके दिखाओ, तो कर दिया, बाबा के नाम लेके तो हो गया, अच्छा हो गया तो कर दिया। टेंट गाड़ना, एग्जीबिशन लगाना, नशा मुक्ति अभियान चलाना, हर जगह दिल्ली नोएडा NCR में बहुत सारे नशा मुक्ति अभियान चलाया, और बहुत सारे कंपनी के साथ NGO के साथ मिलकर, जैसे सैट रैक एक संस्था है को पूरा स्पॉन्सर करती है, सैट रैक वो एड्स पेशेंट्स के लिए काम करती है, उनके साथ ज्वाइंट कोऑपरेशन करके हमने सेवा किया। अपने हमारे राहुल भाई हैं अपने वहाँ पे नोएडा में पांडव भवन वहाँ भी बनाया है, पांडव रहते हैं, 5 कुमार रहते हैं साथ में, तो उनके साथ मिलकर बहुत सारी सेवाएं को करना सीखा। बहुत हर तरह की सील दीदी की पालना ली जो बाबा के समय की है। बाबा ने सब कुछ कराया, हम तो इंस्ट्रूमेंट समझ के करते हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। और बाबा से हमेशा एक प्रॉमिस रहा कि बाबा कभी भी देहाभिमान लेके मत आना कि ये मैंने किया, उस दिन फिर क्या है, बच्चा टूट जाएगा। 10 लोग बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर से देहाभिमान की बदबू आ रही है, तो फिर सेवा वो सेवा नहीं कहा जाएगा। तो बाबा से प्रॉमिस रहता है कि देहाभिमान नहीं आना चाहिए कोई सेवा में, डाउन टू अर्थ होकर। बाबा ने क्वालिटी दिया है कि विदेशों में भी गया हूँ तो माताओं को बहुत पालना मिली है, माताओं की पालना बहुत मिलती है। विदेशों में भी माताओं को हिंदी में मुरली सुनाना, इंग्लिश में कन्वर्ट करके मुरली सुनाना, तो माताएं आज भी विदेश से फोन करती है, कई माताएं आज भी जहाँ जहाँ क्लास कराते थे गीता पाठशाला में, वहाँ क्लास अभी भी फोन करते, ब्रदर व्हेन यू कम बैक अगेन इन दिस कंट्री, मैं कहा आऊँगा। और वहाँ मैं टीना टमेको में बहुत बिहार के लोगों से मिला जो अंग्रेजों ने बधुआ मजदूरी करने के लिए 175 साल पहले लेके गए थे, तो कैसे तो मैं वहाँ के होप सेंटर जाता था, अनाथालय में, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, होप सेंटर को, जो जहाँ बुढ़े और बूढ़े लोग को छोड़ देते हैं करके, तो वहाँ जाता था वृद्धाश्रम में, और वहाँ मैं इंडियन सिटीजनशिप से मिलता था। बोलते थे मैं, मेरे पूर्वज जो है 175 साल पहले इंडिया से यहाँ पे आए थे, आई डोंट नो हिंदी, आई डोंट नो द कल्चर, बट आई हैव ड्रीम टू कम इंडिया वंस अगेन। कभी आने का सपना है इंडिया, लेकिन कभी आ नहीं पाए, 90 साल के हो गए। और वहाँ के बीके भी 10 साल बाद ही मधुबन होके आए, तो मधुबन आए वही इंडिया को देख पाए,
मधुबन आया तो जयपुर घूमे, उदयपुर घूमे, कहाँ घूमे। तो वहाँ के मैक्सिमम बीके भी 10 साल 15 साल बाद ही, कोई 30 साल से ज्ञान में है लेकिन 2 ही बार इंडिया आया है, खर्चा भी ज्यादा है, इतनी दूर से कौन आता है। तो बाबा के बहाने वो लोग हिंदी सीखे, बाबा के बहाने वो लोग कल्चर सीखे, बाबा के माउंट आबू के बहाने वो लोग इंडियन ट्रेडिशंस को आज भी प्यार करते हैं। हालांकि इंडियन सोल नहीं है, उनके पूर्वज इंडियन थे। तो ऐसे लोगों से भी मिलना बहुत ही, एक गले मिलते थे, झप्पी ले लेते थे, माताएं पकड़ लेती थी, भाई ये मतलब एक भाषण उनको अच्छा मिलता था। तो ये बाबा ने ही कराया। तो कुछ भी नथिंग इम्पॉसिबल का भी इस तरह से जो है कुछ प्रिंसिपल लाइफ में बनाई। और लास्ट इन बट नॉट इन लिस्ट, हमेशा स्लोगन 2 हमेशा याद रहता है। एक तो जो अपनी ऑलराउंडर दादी थी, अपनी क्या बोलते हैं, गुलजार दादी की लौकिक मदर जो ऑलराउंडर दादी, उनका था स्लोगन झुक झुक मर मर सीख सीख। तो उसको जीवन में हमेशा पूरा तरह से तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अभी भी कोशिश करता हूँ कि हमेशा झुक के रहूँ, हमेशा इस दुनिया से मरा हुआ रहूँ, और हमेशा सीखने की लालसा रखूँ, सीखूं और सिखाऊं। और तीसरा, मैं स्टीव जॉब से बहुत प्रभावित हुआ उसकी लाइफ से। उसका एक स्लोगन है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। हमेशा हंग्री रहो पेट से, किसके लिए? सीखने के लिए। और हमेशा फुलिश बन के रहो, दुनिया में बुद्धू बन के रहो, जरूरी नहीं है स्मार्ट बनने की। तो इसको भी कोशिश करता हूँ कि अपने लाइफ से इस चीज़ को मैं दुनिया को दिखाऊं और करूं। हमेशा फुलिश बन के रहूं, ज़्यादा चालाक नहीं बनने की जरूरत है, ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। डाउन टू अर्थ होकर सेवा करो, जो बाबा दे रहा है। आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, आप कुमारों ने भी याद किया है, तो ओनली बिकॉज ऑफ बाबा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमेशा लाइफ में करता हूँ। डर नहीं लगा कभी आपको? आप बाहर इतनी सेवा की, आपको कभी डर नहीं लगा अंदर कि मैं कैसे करूँ? डर इसलिए ही नहीं लगा कि डर के आगे जीत है, तो सुना था और वहाँ सामने था। एक दिन बहुत बारिश हुई, मुझे इंसिडेंस याद आ रहा है। बहुत ही अंधेरा रात था और वहाँ शाम 6 बजे ही झिंगुर की आवाज आने लगती थी, क्योंकि आसपास कोई ज्यादा पॉपुलेशन था नहीं। तो झिंगुर बोलना शुरू कर देता था, चाँव चाँव, जो झिंगुर की आवाज होती है बहुत बोलती थी। और बहुत तेज बारिश हुई, और समुद्री इलाका में बहुत तेज बारिश होती है। तो ऊपर से बारिश आ रही है जी, सामने बीच है। मैं कहा बाबा, अगर घर भी लकड़ी का है, मैं कहा बाबा अगर ये सामने वाला समुद्र का पानी तूफान आए और ऊपर से अगर बारिश आए, तो दोनों मिल गया तो कंट्री खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा लगा। फिर मैं बाबा के, बाबा बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज आंधी चल रही है, सामने समुद्र है, ऊपर आसमान है, बारिश हो जा रही है। मेरे बाबा को फोटो पकड़ के डाइनिंग टेबल पर फोटो रखा था, बैठ गया। और जब तक बारिश नहीं खत्म हुई बैठा रहा, रात के 1-2 बजे तक मैं जाके सोया। क्योंकि बहुत, और आसपास कोई है भी नहीं, लैंडलॉर्ड भी नहीं है मकान में, मैं उस पूरे घर में अकेले, और आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं है, वहाँ पड़ोसी भी नहीं होता है। सब तो भैया अलग अलग रहते हैं। एक घर में कोई बुढ़े है, एक घर में कोई बुढ़ी रह रही है, बूढ़ी माता, एक घर में कोई बूढ़ा आदमी रह रहा है, एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, उसी के साथ खेल रहे हैं, उसी के साथ घूम रहे हैं, उसी के साथ कर रहे हैं। पूछेंगे बेटा कहाँ है, तो कनाडा में शिफ्ट है। बेटी कहाँ है, तो किसी और कंट्री में है। पति कहाँ है, तो पति कहीं और। पति से पूछेंगे पति कहाँ है, तो कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में। कहाँ? अकेला आदमी रहता है उधर घर में, 2 कुत्ता, 1 बिल्ली, 3 बिल्ली, 4 कुत्ता, ऐसे करके रहते हैं। तो उन्हीं से बात करना, उन्हीं से करना, किससे, पड़ोसी कहाँ है, आदमी तो है नहीं। तो लेकिन फिर भी बाबा का प्यार, और बाबा के, इंडिया है ना हम, भारतीय है, डरने की बात क्या है। और बाबा के बच्चे को क्या, बाबा ने भेजा, बाबा जाने। ये डर कभी नहीं लगा। हमें लगा नहीं कि हम इंडिया से दूर है कई बार। ठीक, बहुत अच्छा। हमें तो ऐसा लग रहा है हम सुनते ही रहे। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि आपका सत्र 2-3 घंटे का होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अनुभव तो बहुत है, बड़ा जीवन ही अनुभव है। मेरी लौकिक एज 36 साल है और 18 साल से ज्ञान में, तो आप समझ सकते हैं। तो हम चाहते हैं अभी हमें योग की ओर ले चलें और कुमारों में योग का भी कोर्स करें। सभी को अच्छा लगा? जो मैंने जीवन में था वही बताया, मैं कुछ भाषण ऐसा कुछ रेडी नहीं किया, और जो भी जीवन में मैंने जो अनुभव किया है उसी को आपके सामने शेयर किया है। ऐसा कोई वरिष्ठ भाइयों के साथ ऐसा कुछ क्लास कराने का शौक नहीं रहा है, मैं अनुभव ही सुनाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। तो सबको अच्छा लगा, सभी भाइयों को? भाई जी, ये एक्सपीरियंस ही हमारे लिए एक योग कमेंट्री की तरह था कि एक बार हम मधुबन में गए, हम कैरिबियन कंट्रीज में घूम के आए हैं। तो ये हमारे लिए एक योग कमेंट्री था। आप एक रियल एग्जांपल है यूथ के लिए। मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा, और हम सब ने बहुत कुछ सीखा है आपसे कि डोंट वेट फॉर द सिचुएशंस, मेक द सिचुएशन फॉर योरसेल्फ। डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज, मेक द अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ।
यस, हाँ, ये हम सबके लिए सीख है। ये सीख है कि लॉकडाउन हमारे लिए चैलेंज ना बने। हमारे कुमार जो है वो इस टफ टाइम में बहुतों ने अपना जॉब लूज कर दिया है, बट आपको आज सुना तो ये लगा कि आप अपने जॉब खुद क्रिएट करते हैं। और राइट, जब बाबा के जो बच्चे हैं वो तो आप गॉड फादर के बच्चे हैं, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता कि हमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे लिए तो लाइक एक जो लीडर का जो आपने कहा कि टुडे इज रीडर टुमारोज लीडर, जितना आप पढ़ेंगे जितना आप चिंतन करेंगे वो आपकी पर्सनालिटी में दिखता जाएगा। और जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है और जो अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए वो आप में हमने आपसे सीखने को मिला सभी भाइयों को। फ्लेक्सिबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी है, वो हमारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए। और कभी भी एक लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं होता कंट्रीज में जाके। कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ इंग्लिश आना या कोई और लैंग्वेज आना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आपकी वृत्ति और जो आपकी मंशा है वो क्लियर होनी चाहिए। इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम, उसके पीछे जो आपकी वृत्ति है वो बहुत प्योर है। बाबा ने भी आपका साथ दिया और वैसे हम भी ऐसे हर जो लैंग्वेज है सीख सकते हैं। ग्रूम करें, क्रिएटिव रहें और सीखें। और हमेशा टीचर मतलब टीचर भी रहे, स्टूडेंट भी रहे। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश और झुक झुक, सिख सिख मर मर। मतलब ये तो लाइफ के टैगलाइन बन जाने चाहिए हमारे लिए। बहुत अच्छा लगा भाई जी। अब बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें एक योग कमेंट्री के थ्रू एक प्रैक्टिकल स्वरूप में एक करवाएं। बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। ओम शांति। सभी ब्राह्मण कुलभूषण कुमार भाई, आज का युद्ध कल का भारत का भविष्य, हम सभी अभी राजयोग का अभ्यास एक डिफरेंट तरीके से करेंगे। जैसे कि रोहित भाई ने बताया, हमारा सतयुग का दर्शन जो है थीम है आज का। भट्टी का भी थीम आपने ही रखा है। सभी मन बुद्धि से अपनी आत्मा की तरफ एकाग्र हो जाइए। जस्ट थिंक एंड 5 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। रिलैक्स हो जाइए, मन बुद्धि से रिलैक्स, अपनी बुद्धि को रिलैक्स कीजिए। जस्ट फील द सेंसेशन ऑफ योर बॉडी। बॉडी की हर एक अंग को हम अभी स्थिर करेंगे। सबसे पहले भ्रिकुटी की तरफ जाएंगे। मन को एकाग्र, मस्तक पे ज्योति बिंदु आत्मा ललाट पे चमक रही है, ऐसा हम विजुलाइजेशन करेंगे। एक गहन शांति की अनुभूति हो रही है। मन में बहुत सारी बातें अगर अभी भी आ रही हैं, उसको डिटैच होकर देखने की कोशिश करें कि अभी भी हमारा मन जो है किन किन बातों को सोच रही है, और उनके तरफ देखें मत। उनको बुद्धि में थॉट्स को आने दे और जाने दे। लंबी गहरी सांस, रिलैक्स करें अपने आप को। आपका पूरा जो मस्तक है, ब्रह्मांड है, एक तरह से रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स योर हेड, रिलैक्स। अपने गर्दन को रिलैक्स करें। आहिस्ता आहिस्ता आत्मा से ग्रीन कलर की किरणें आपके पूरे बॉडी में, तंत्रिका तंत्र में फैल रही है। बाबा से भी ग्रीन कलर की किरणें आ रही है और पूरे आत्मा को इनलाइट कर रही है, और आत्मा की एनर्जी पूरे बॉडी में फैल रही है। रिलैक्स योर नेक, रिलैक्स, रिलैक्स योर
नेक, कंधे को रिलैक्स करें, आहिस्ता आहिस्ता सुनने की कोशिश करें। हृदय दोनों रिलैक्स हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता एब्डोमेन मसल्स is going to relax. Just command yourself and instruct your mind to relax your all body parts. Slowly, slowly, you feel relaxed. Relax your knee. Relax your legs, knees. अपने दोनों पैर को ऊपर कर लें। दोनों हाथों को नीचे रखिए। Relax. Relax your head to top to bottom. अपने दोनों तलवों को रिलैक्स करें, बिल्कुल ढीला स्थिर से, ढीला जैसे डेड बॉडी हो उस प्रकार से पूरे बॉडी को एकदम स्टिल होने दे। रिलैक्स योर ऑल बॉडी पार्ट, रिलैक्स रिलैक्स। आत्मा की तरफ फोकस करें। दिया की लौ की तरह एक दिया हमारे मस्तक में जल गई है। आपकी संतान है आत्मा। हाथों को सीधे छोड़ दे, गर्दन से लेकर हृदय, हृदय से लेकर पेट और पेट से लेकर नीचे घुटना तक, तलवे तक पूरा बॉडी जैसे रिलैक्स हो गया। रिलैक्स। बहुत ही अद्भुत रहस्य अभी खुलने वाला है। बहुत ही आनंदित महसूस हो रहा है। आत्मा से ग्रीन कलर की एनर्जी निकलकर पूरे बॉडी के तंत्रिका तंत्र हमारे एक एक कोशिका में फैल रही है और पूरे जैसे बॉडी में फैलकर एक एक कोशिकाओं को रिपेयर कर रही है। रिलैक्सेशन की इस टेक्निक को आगे बढ़ाते हुए आत्मा से विजुलाइज करें। पूरा बॉडी जैसे आप ट्रस्टी होकर, डिटैच होकर देख पा रहे हो। आपकी आत्मा बिल्कुल इस बॉडी को डिटैच होकर देख रही है। बहुत ही सुंदर काया परमात्मा ने इस संगम को मुझे दिया है। उस बॉडी को निहारिए, ऊपर बॉडी से निकलकर इस पूरे बॉडी को निहारिए। बड़े प्यार से आंखों को देखिए, नाकों को देखिए, हृदय को देखिए, हाथों को देखिए, पैर को देखिए। परमात्मा ने संगम युग पर इस देह को दिया जिससे हम ब्राह्मण अनंत सेवाओं को आज हम कर पा रहे हैं। सतयुग की स्थापना में कहीं ना कहीं बाबा हमें निमित्त बना रहे हैं। तो इस बॉडी के बिहाफ पे उस बॉडी को साकाश दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स योर माइंड, बॉडी एंड सोल। रिलैक्स, एक गहन शांति की अनुभूति हो रही है और आप अपने शरीर को देख पा रहे हैं। अभी मैं 10 तक की गिनती गिनूंगा और आप जैसे कि एक पायदान है, सीढ़ी है नीचे उतरने की, और उस सीढ़ी से आप एक एक पायदान नीचे उतरते हुए अपने आप को सिग्नल देते हुए कि मैं रिलैक्स हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम रिलैक्स, आई एम अ पीसफुल सोल। डीपली आप जाएंगे। मैं 10 से 1 तक की गिनती गिनूंगा। आप डीपली रिलैक्स की तरफ जाएंगे। 10,
रिलैक्स योरसेल्फ। बहुत ही रिलैक्सेशन का अनुभव हो रहा है। आत्मा अलग है और शरीर बिल्कुल अलग है, मैं देख पा रही हूँ। रिलैक्स। अब उस आत्मा की मन बुद्धि से आप ट्रेवल करें, एक पैदान नीचे, पैर को रखे सीढ़ी के ऊपर। 9, रिलैक्स रिलैक्स। 8, 7, 6, रिलैक्स। बहुत पीसफुली अनुभव कर रहे हैं और मन बुद्धि से एक एक पैर आप नीचे उतर रहे हैं। 5, 4, 3, बहुत ही रिलैक्सेशन स्टेज में, प्रफुल्लित स्टेज में आप नीचे की तरफ पायदान पे पैर रख रहे हैं। 2, 1, जैसे ही आप पहले पायदान पे रखते हैं पैर, सामने का नजारा बहुत अद्भुत है। चारों तरफ नीला आसमान और समुद्र का नजारा है, बहुत ही खूबसूरत। समुद्र की तरफ जाने के लिए घास से नम एक रास्ता है, पगडंडी है। उस पगडंडी को पकड़ते हुए आप आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज आपके कानों में गूंज रही है और आप एक बहुत ही सुंदर जगह पे पहुंच गए हैं। आहा, क्या आनंद आ रहा है। सामने ही देखेंगे तो एक उड़न खटोला, उड़न तस्तरी आपको दिखाई दे रही है। देखिए आपके राइट साइड में एक उड़न तस्तरी है। आप जैसे ही उस पर बैठते हैं तो वो अपने आप फ्लाई कर जाती है। आप उस पर बैठे हैं और पूरे आकाश गंगा की सैर कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नजारा है। चिड़ियों की चहचहाहट है, मोर की आवाज की गूंज को चीरते हुए आप ऊपर आसमान में जा रहे हैं और उड़न तस्तरी आपको चारों तरफ की पहाड़ियों में घुमा रहा है। क्या अद्भुत नजारा है। बहुत ही आत्मा आनंदमय स्थिति में उस तस्तरी पे बैठी है और आसपास के नेचर को, जो बाबा सतयुग में कहते हैं ऐसा होगा, सतयुग में उड़न खटोला पे आप बैठ के अभी ही सैर कर रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। आत्मा की चरम सीमा आनंदमय स्थिति में आप है, एक अलग ही दुनिया में जैसे कि आप भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ पक्षी, आसपास देवी देवताओं का महल भी आपको दिखना शुरू हो गया है। सोने के चमकते हुए महल में हीरे की चमक से पूरा जगमगाहट, सतरंगी किरणों और आकाशगंगा में रैनबो की तरफ फैला हुआ कलरफुल वातावरण आपको आनंदित कर रहा है। बहुत ही आनंदमय स्थिति में समुद्र की लहरों की आवाज आपके कानों में गूंज रही है और बहुत ही आप सतयुगी देवता की तरह सारे आकाश गंगा में भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ प्रकृति भी अपने सतो प्रधान स्टेज पे है और आत्मा भी अपने सतो प्रधान स्टेज को प्राप्त है। रिलैक्स। बहुत ही आनंदमय स्थिति। और अब फिर उस समुद्र की तरफ, उस किनारे में आकर अपने उड़न तस्तरी से उतरते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके आसपास जो गार्डन है फूलों को सहलाते हैं। आसपास खरगोश है, उसको देखिए सामने ही आपके पैरों के नीचे आकर बैठ जाती है। आप सामने देखिए तोता मैना गाना गा रही है, उनको देखिए। सामने हमारे देवी देवता जो हैं, भाई बहन सभी हमारे परिवार के ही लोग टहल रहे हैं गार्डन में, आप भी टहल रहे हैं। बहुत ही सुखमय स्थिति है। मन कह रहा वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह
वाह ईश्वरीय परिवार, वाह। ऐसा करता हुआ मैं फिर से 1 से 10 की गिनती गिनूंगा। उस पायदान को, उस सीढ़ी को चढ़कर आप ऊपर की तरफ आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप उस आनंदमय स्थिति में खो रहे हैं। चारों तरफ के वातावरण को छोड़ने का मन नहीं है, बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। एक अपने एक सीढ़ी आगे बढ़े और आपके पैरों में एक झंझनाहट सी हो रही है, एक अजीब सी वादियों में खुशबू जैसे आपको रोकने की कोशिश कर रही है। समुद्र की लहरें कह रही है, हे देवी देवता रुक जाओ। 2, 3, आहिस्ता आहिस्ता उसको सीढ़ी के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। 4, एक सीढ़ी और ऊपर, और आसमान से बादलों की गड़गड़ाहट। 5, एक पैर और ऊपर। 6, 7, ऊपर आ गए हैं अभी आप इस संगम पे। 8, 9, 10, अपने सतह पे जहां से आप उस दुनिया में गए थे वहां पे आ चुके हैं। सामने आपका शरीर रिलैक्स स्टेट में पड़ा हुआ है, आप जाकर उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और अभी आप एक आनंदमय स्थिति, स्फूर्ति, जील एंड इंथुजियाज्म के साथ अपने इस देह में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही आपने देह में प्रवेश किया, पूरे देह में एक झंझनाहट सी, पूरे कोशिका तंत्र में एक अजीब सी खुशबू और प्रकंपन फैल गया है, और एकदम आप जागृत अवस्था में आ गए हैं और आप इस बॉडी में आ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रेजेंट अवस्था में, जहाँ भी आप रूम में, घर में, पाठशाला में, सेंटर में बैठे हैं, वहाँ पे आ जाइए और आहिस्ता आहिस्ता अपने आँखों को खोलिए और खोलते हुए अपने दोनों आँखों को आगे दोनों हाथ कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता अपने आँखों को खोलेंगे और अपने हाथों को दृष्टि देंगे, पावरफुल दृष्टि देंगे। अपने हाथों को दृष्टि दीजिए, एक ग्लोब बनाइए, पूरा विजुलाइज कीजिए। मेरे हाथों में ग्लोब है, पूरी दुनिया का ग्लोब है, उसमें भारत भी दिख रहा है और विश्व भी दिख रहा है। सभी कोरोना वॉरियर्स, सभी विश्व में तड़पती हुई आत्माओं, सभी दुखी आत्माओं को आप यहीं से बैठे बैठे जो आपने फीलिंग इकट्ठा किया है उसको साकाश दे रहे हैं। सभी को सुख और शांति की अंजलि दे रहे हैं। ग्लोब आपके सामने हाथों में है, राउंड कर रहा है, घूम रहा है और आप वर्ल्ड को साकाश दे रहे हैं। सभी कोरोना से लड़ रहे पेशेंट, डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी, जितने भी हमारे पूरे भारत देश और विदेश में है, सबको आप यहीं से बैठे बैठे साकाश दे रहे हैं। सबका कल्याण हो, सबका बाबा कल्याण करे और सबको सभी सुखी रहे। सर्वहिताय सर्वहित सुखाय का स्लोगन देके उस ग्लोब को आप विदा कर दे रहे हैं। और अभी आप हाथों को रब करेंगे, अच्छे से रब कीजिए और स्पेक्स है तो निकाल दीजिए, अपने चेहरे पे उसको मसाज के रूप में कीजिए। फिर से अपने हाथों को आगे कीजिए, फिर से हाथों को रब कीजिए, अपने कंधे पे रखिए, बोलिए वाह रे मैं, वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे मैं, वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे मैं, वाह रे मैं। ओम शांति। आशा करता हूँ आप लोग सभी में पहुंच ही गए होंगे। कुमारों का विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है, तो आशा करते हैं। हमने पूरे अपने 9:30 का टाइम दिया था, 9:27 पे मैंने ओवर किया है। तो कोई भी त्रुटि होगा, कोई भी तरह की ऐसी बातें होगी तो आप सभी कुमार दोस्त भाई हैं तो सभी समझ सकते हैं, उसके लिए ठीक है। थैंक यू सो मच भाई जी। अभी सभी कुमारों से, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक अनम्यूट करके भाई जी को शुभकामनाएं और भाई जी को थैंक्स है कि उन्होंने हमारे को आज इतना एंथुसियाज्म और जील से भर दिया। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक और वीडियो ऑन करेंगे तो और अच्छा लगेगा। प्लीज भाई जी को मैसेज कोई थैंक्स बहुत बहुत दिल की जी। थैंक यू सो मच भाई जी,
थैंक यू भाई जी, थैंक यू। बहुत थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत Thank शुक्रिया you, भाई जी, Brahman बहुत Prabhas. इखलास है आपके अंदर। थैंक यू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत उमंग आया आपको, बहुत अच्छा बड़ा। थैंक यू। भाई दिल्ली, बहुत सारे भाई जुड़े हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं बहुत सारे भाई। हाँ जी, हाँ जी, जी यूट्यूब जी भाई जी। पे काफी लोग जुड़े हुए हैं, और क्योंकि जूम पे मैक्सिमम आज 35 लोग आए थे, बाकी भाई हैं यूट्यूब के थ्रू लाभ ले रहे। चलिए, थैंक यू रोहित भाई का, पांडव भवन से भी बैठ के बेहद की सोच और बेहद की बुद्धि रखते हैं, और रखना भी चाहिए, ऐसे करके कुमारों का अनुभव रखते हैं। तो हमारा जीवन ही गीता है, हमारा जीवन ही गीता का एक पेज है। हम उनका जीवन अगर अच्छा बने, और मैं आशा करता हूँ सभी बीके प्रोफेशनल्स जो भी है तो बाबा का नाम रोशन करे, अपनी प्रत्यक्षता, बाबा की प्रत्यक्षता अपने भाषणा, अपने एक्सपीरियंस से करे, तो बहुत ही अच्छा, जल्दी ही सब कुछ निपट के जल्दी ही अगले दुनिया में मिलेंगे, मैं ऐसा करता हूँ। थैंक यू। चलिए, थैंक यू आप सब। भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।